पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन, शेरन और मैरिक का प्लान स्टीव को एम्बुश करने का था, लेकिन प्लान थोड़ा उल्टा पड़ गया क्योंकि उनका मेन टारगेट स्कारलेट लूनर कोरोना तो टायर के पास था। फिर भी क्लाइन ने अपने दिमाग, एक्सप्लोसिव्स और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स से पूरा गेम ही पलट दिया। एंड में उन्होंने मिलकर आखिरकार स्टीव और उसकी टीम को हरा ही दिया। और इस जीत के बदले क्लाइन को मिला एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम और एक शामन किंग की सीक्रेट बुक। आज के एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा दुश्मन जिसका नाम लेना भी मना है, पोसेहर। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर वो दुश्मन टैरो क्लब के अंदर ही घुस आए? इस बार खतरा इतना बड़ा है कि द फूल को भी आगे आना पड़ेगा और एक ऐसा सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा जो सब कुछ बदल देगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या द फूल अपने इस सीक्रेट वर्ल्ड को इस कुछ क्षण से बचा पाएगा? वेलकम बैक गाइस। तो नई वीडियो आ चुकी है और फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू @TMJ Gaming 1871 फॉर सुपर थैंक्स। तो भाई ने दूसरे बार सुपर थैंक दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, जैसे कि देखो अभी मेरे कॉलेज शुरू हो चुकी है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन जब टाइम मिलेगा ना तब मैं वीडियो बना दूंगा और तो मैं इन्फॉर्म भी करता रहूंगा। तो बीच बीच में ना थोड़ी वीडियो नहीं आएगी तो समझ लेना, ठीक है ना। और या अभी इतना टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं कमेंट्स को है ना रिप्लाई भी नहीं कर सकता, तो उसे भी समझ लेना। लेकिन अगर टाइम मिलता है तो मैं कर दूंगा, कुछ कुछ को रिप्लाई रीड करता रहूंगा तुम्हारे कमेंट्स सारे, लेकिन रिप्लाई करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है। तो या बस इतना ही कहना था। एंजॉय द वीडियो। तो नए चैप्टर की शुरुआत होती है बैकलैंड के फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट से। और भाई साहब, क्या खतरनाक माहौल दिखाया है राइटर ने। माइक जोसेफ, जो कि एक रिपोर्टर है, वो खांसते हुए अपना रुमाल निकाल का स्मॉग यानी कि धुआं और धुंध इतना ज्यादा है कि हवा का रंग भी ग्रे येलो हो चुका है। और बीच बीच में एक बहुत ही तीखी दम घोटने वाली बदबू आ रही थी जो माइक जैसे एक्सपीरियंस रिपोर्टर से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो क्लेन की तरफ मुड़ता है जो खुद भी धीरे धीरे खांस रहा था। माइक कहता है कि मैं हमेशा से गवर्नमेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बनाने के फैसले को सपोर्ट करता था, पर आज मुझे पता चला कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। इस पर क्लेन भी एग्री करता है और कहता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। और अपने मन में क्लेन जो सोचता है वो और भी ज्यादा डरावना था। वो सोचता है कि क्या पता एक दिन पूरा बैकलैंड ऐसे स्मॉग में डूब जाए जहां 5 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई दे, और ऐसे माहौल में कोई एविल गॉड पैदा हो जाए या उतर आए तो। मतलब क्लेन सिर्फ पॉल्यूशन नहीं देख रहा, वो उसके पीछे छिपे सुपरनैचुरल खतरे को भी देख रहा है, जो उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खैर, इन दोनों के गाइड ओल्ड कोहलर को ये सब बातें कुछ खास समझ नहीं आती। वो बस अपना गला साफ करता है और उन्हें एक लेड फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। और फैक्ट्री के अंदर का सीन क्या था, शॉकिंग था। तो और भी ज्यादातर औरतें काम कर रही थीं, और वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। पूरे फ्लोर पर धूल और लेड के छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे थे। क्लेन को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ती जहरीली गैस देख रहा हो, और वो बिना मास्क वाली औरतें उसे किसी बूचड़खाने में खड़ी भेड़ों की तरह लग रही थीं जो अपनी मौत का इंतजार कर रही हों। ये सीन देखकर क्लेन को अचानक अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जब वो टिंगेन में था। उसे उन सभी वर्कर्स का फ्यूचर साफ साफ दिखाई देने लगता है। किसी का सिर दर्द से फटेगा, किसी की आंखें धुंधली हो जाएंगी, कुछ पागल हो जाएंगी, और आखिर में या तो अंधी हो जाएंगी या मर जाएंगी। क्लेन के लिए ये सीन एक बहुत बड़े खूनी सैक्रिफिशियल रिचुअल जैसा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ किसी भगवान को नहीं बल्कि पैसे को चढ़ाया जा रहा था। और वो सोचता है कि अगर अरोरा ऑर्डर या रोज स्कूल ऑफ थॉट जैसे एविल कल्ट्स ने ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये सब देखकर रिपोर्टर माइक का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, ये कैसे हो सकता है? कुछ टाइम पहले ही तो न्यूज़पेपर्स में लेड पॉइजनिंग के बारे में इतना कुछ छपा था। ये लोग एक मास्क तक क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये फैक्ट्री के मालिक तो कातिल हैं। और क्लेन मन में सोचता है कि माइक वाकई में एक अच्छा इंसान है जिसमें अभी भी सच्चाई जिंदा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गरीबों की जान की किसी को परवाह नहीं है। अगर 1-2 लोग मर भी गए तो उनकी जगह काम करने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई है। कितनी सैड और सच्ची बात थी ये। खैर, माइक एक प्रोफेशनल रिपोर्टर चुपचाप अपना काम करता है, तो वो वर्कर से बात करता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग एक के बाद एक कई फैक्ट्रीज में जाते हैं, लेकिन हर जगह की गंदगी और मेहनत देखकर उनका बात करने का भी मन नहीं करता। दोपहर के करीब क्लेन अचानक देखता है कि एक फैक्ट्री के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा है जिसमें ज्यादातर औरतें थीं। वो सब गुस्से में चिल्ला रही थीं और अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। माइक ने कोहलर से पूछा, क्या हुआ यहाँ? कोहलर को भी कुछ पता नहीं था, तो वो पता करने के लिए भीड़ में घुस जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताता है, ये लोग नई मशीनों को तोड़ने जा रहे हैं। माइक हैरान होकर पूछता है क्यों? कोहलर बताता है कि ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है और यहाँ नई मशीनें लगाई जा रही हैं। इन नई मशीनों की वजह से 1/3 वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो वो औरतें उन मशीनों को तोड़कर अपनी नौकरी वापस पाना चाहती हैं, वरना उनके पास भूखे मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनकर माइक का मुंह खुल जाता है। वो शायद उन्हें बेवकूफ कहना चाहता था, लेकिन वो चुप रह गया। वो जानता था कि ये उनकी बेबसी है, बेवकूफी नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माइक एक गहरी सांस लेता और कहता है,
चलो वापस चलते हैं, मेरा काम हो गया। और आता है इस चैप्टर का सबसे गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला हिस्सा। फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हुए माइक क्लेन से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये लेड फैक्ट्रीज बंद हो गई तो इन औरतों को कोई और काम मिलेगा? क्लेन बहुत सीरियसली सोकर जवाब देता है, अगर कुछ फैक्ट्रीज बंद हुई तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज एक साथ बंद हो गई तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर भूखे प्यासे घूमेंगे और ईस्ट बोरो की हालत नर्क जैसी हो जाएगी। और क्लेन के दिमाग में चल रहा था कि ऐसी सिचुएशन का ही तो एविल गॉड्स और उनके कल्ट्स इंतजार करते। ये सुनकर माइक पूरी तरह से चुप हो जाता है। इसके बाद माइक क्लेन को उसके काम के लिए 10 पाउंड्स और 6 सोली देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लेन को एहसास होता है कि ईस्ट बोरो में खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वो कोहलर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ईस्ट बोरो पर नजर रखो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा। ओल्ड कोहलर की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत मान जाता है। क्लेन उसे बताता है कि हर हफ्ते मीटिंग के लिए उसे 15 सोली मिलेंगे और अगर कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दी तो 5 सोली का बोनस भी मिलेगा, यानी टोटल 1 पाउंड। ये सुनकर कोहलर शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसकी हफ्ते भर की सैलरी से भी ज्यादा था। क्लेन उसे सावधान रहने की सलाह भी देता है और मन ही मन मजाक में सोचता है कि वो अब एक सेल्फ स्पॉन्स्ड 50 पेंस पार्टी बन गया है, मतलब एक ऐसा जासूस जो अपने इन्फॉर्मर को खुद की जेब से पैसे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते के घर, जहां वो अपनी साइकोलॉजी टीचर मिस एस्केलांटे से पढ़ रही है। उसकी टीचर उसे साइको एनालिसिस जैसी थ्योरीज के बारे में बता रही थी। बातचीत के दौरान टीचर बातों बातों में मिस्टिसिज्म यानी रहस्यमयी दुनिया का जिक्र करती है, लेकिन फिर टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी ऑड्रे, जो कि एक स्पेक्टेटर है, वो इस हिंट को तुरंत पकड़ लेती है। वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, टीचर क्या मैं इसके बारे में और जान सकती हूँ? मुझे ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। टीचर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज की बातें हैं, बाहर वालों को नहीं बता सकते। इस पर ऑड्रे तुरंत कहती, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? ये सुनकर टीचर टॉपिक बदल देती है, लेकिन ऑड्रे समझ जाती है कि ये साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की तरफ से एक टेस्ट था और वो पहला कदम पार कर चुकी हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी गोल्ड रिट्रीवर डॉग सूजी से पूछती हैं, सूजी तुम्हें वो टीचर कैसी लगी? और सूजी सीधे सीधे जवाब देती है, वो ईमानदार नहीं है। लेकिन फिर वो कहती है, पर जो वो बता रही थी वो मुझे खाने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सुनकर ऑड्रे मन में सोचती है कि क्या सूजी फ्यूचर में जानवरों की साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है, और वो उसके लिए एक व्हाइट कोट और चश्मा खरीदने के बारे में सोचने लगती है। और इसी फनी नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पिछले चैप्टर के एक्शन और टेंशन के बाद अब कहानी थोड़ा सा स्लो डाउन होती है और हमें कैरेक्टर की डेली लाइफ में झांकने का मौका मिलता है। तो सीन ये है कि क्लेन फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट से अपने घर मिस्क स्ट्रीट वापस आता है। सिंपल सा लंच करके वो एक नैप लेता है और सीधा शाम को ही उठता है जब आसमान में अंधेरा हो चुका था। लेकिन इतनी नींद के बाद भी वो अंदर से बहुत थका हुआ फील कर रहा था। मतलब ये कोई फिजिकल थकान नहीं थी, ये एक मेंटल इमोशनल एग्जॉशन था जो शायद उस डबल लाइफ के स्ट्रेस की वजह से था। कुछ देर तक तो वो बस यूं ही खोया रहता है, फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जाकर गैस लैम्प जलाता है। उसका प्लान था कि वो सोफे पर बैठकर आज का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, लेकिन तभी उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे एक इन्विटेशन लेटर पर पड़ती है। एक पल के लिए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, ये तो मिसेस स्टेलिन सैमर ने कुछ दिन पहले अपनी मेड के हाथ भिजवाया था। मतलब वो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही चुका था कि उसे एक मैच मेकिंग बैंक्वेट में जाना है। हाँ, आपने सही सुना, मैच मेकिंग। बेचार क्लेन, एक तरफ दुनिया बचाने वाले सीक्रेट्स और दूसरी तरफ पड़ोस वाली आंटी की मैच मेकिंग पार्टी। लाइफ में बैलेंस तो देखो बंदे के। खैर, वो फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में जाता है और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता है ताकि थोड़ा एनर्जेटिक लगे। और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि जब वो बैकलैंड में पहली बार आया था उसके मुकाबले अब वो काफी बदल गया है। उसके होठों के चारों ओर चिन पर हल्की दाढ़ी आ गई थी, जिसने उसके स्कॉलर वाले लुक को थोड़ा कम करके उसे ज्यादा मैच्योर और रग्ड बना दिया था। वो मन में सोचता है कि यार, अब तो कोई ऐसा इंसान जो मुझे अच्छे से नहीं जानता वो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। ये सोचकर वो लंबी सांस लेता है, चेहरा पोंछकर अपना गोल्ड रिम्ड चश्मा पहनता है। थोड़ी देर बाद वो फॉर्मल कपड़े पहनता है, स्टार्च कॉलर वाली शर्ट, ब्लैक टेल कोट, सिल्क हेड, और हाथ में अपनी केन स्टिक लेकर इनविटेशन लेटर के साथ अपने घर के बगल वाले यूनिट की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है, मेड जूलियन दरवाजा खोलती है और सामने मिसेस स्टेलिन खड़ी थी, जो आज कुछ ज्यादा ही सजी धजी लग रही थी। क्लेन अपनी हैट उतारकर झुकता है और पोलाइटली तारीफ करता है, मिसेस सैमर, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये तारीफ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो सच में रोज से ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी मेकअप स्किल्स में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। क्लेन को तुरंत समझ आ गया कि ये जरूर मैम मैरी के साथ दोस्ती का असर है, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़ी टाइकून बन चुकी थी और पावरफुल लोगों के सर्कल में उठती बैठती थी, तो जाहिर है उन्हें मेक और फैशन की अच्छी नॉलेज होगी। उसकी तारीफ सुनकर स्टेलिन के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है
और वो अपने नए ईयररिंग्स दिखाते हुए कहती है, ये मेरे नए ईयररिंग्स हैं पूरे 8 सोली के। क्लेन मन ही मन हंसता है, लेडी आप बिल्कुल नहीं बदली। वो अपनी हेडकेन और कोट मेड को दे देता है। अंदर रूम में फायरप्लेस की वजह से काफी गर्मी थी और पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, लगभग 20 से ज्यादा। डिनर बफे स्टाइल में था और भाई खाने की वैरायटी देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। कोल्ड ट्राउट, चिकन पाई, मटन स्टू, रोस्ट बीफ, टर्की हैम, सलाद, क्रीम केक, मतलब खाने पीने का पूरा इंतजाम था। क्लेन जो कि एक पक्का नॉन वेजिटेरियन था, अपनी प्लेट भरता है और किसी से बात किए बिना एक कोने में जाकर छिप जाता है और धीरे धीरे अपने खाने को एंजॉय करने लगता है। ये उसका स्टाइल था। पार्टी में आओ, खाओ और निकल लो। सोशल इंटरेक्शन से जितना बच सको बचो। लेकिन ज्यादा देर तक वो छिप नहीं सका। फाइनली मिसेस स्टेलिन ने उसे ढूंढ ही लिया और उसके साथ एक और जाना पहचाना चेहरा था, लॉयर जर्गन, अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। क्लेन को याद आया, अरे हाँ, जर्गन भी तो बैचलर है, मतलब ये भी शिकार बना है आज। क्लेन स्माइल करते खुद ही बात शुरू करता है और जर्गन से उसकी वाइफ की रिकवरी के बारे में पूछता है। जर्गन थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बताता है कि वो अगले हफ्ते डिस्चार्ज हो जाएंगी। इतने में स्टेलिन कुछ यंग लेडीज को लेकर वहां आ जाती है और इंट्रोडक्शन का सिलसिला शुरू होता है। और भाई, उनका इंट्रोडक्शन का तरीका इतना डायरेक्ट था कि कोई भी सुनकर शॉक हो जाए। वो कहती हैं, ये है मिस्टर जर्गन कूपर, एक सीनियर सॉलिसिटर, हफ्ते का कम से कम 3 पाउंड्स कमाते हैं और साल का 200 पाउंड से ज्यादा तो पक्का है। और ये है मिस्टर शर्लॉक मोरियार्टी, एक जाने माने डिटेक्टिव। इनकी इनकम अनस्टेबल है पर हर मिशन का हैंडसम पेमेंट मिलता है, जैसे 10 या 50 पाउंड्स। क्लेन तो मन ही मन अपना सिर पीट लेता है, लेडी क्या ये कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट नहीं हो गया। जर्गन के चेहरे पर भी साफ साफ नाराजगी दिख रही थी, लेकिन स्टेलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे लड़कियों को इंट्रोड्यूस करती है। जब वो चली जाती है तो जर्गन स्टेलिन से कहता है, मिसेस सैमर, दूसरों के सामने किसी की इनकम बताना बहुत इम्पोलाइट होता है। इस पर स्टेलिन नाराज होने की बजाय बहुत सीरियसली जवाब देती है, नहीं, ये बहुत जरूरी है। और फिर वो एक पूरा लेक्चर देती है कि एक अच्छी फैमिली चलाने के लिए इनकम कितनी जरूरी होती है। वो पूरा हिसाब बताती हैं कि खाने पर हफ्ते का कितना खर्च होता है, घर का रेंट, पानी, गैस, कोयला, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, एंटरटेनमेंट, मेड की सैलरी, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उन्होंने पूरा बजट चार्ट ही सामने रख दिया। और आखिर में कहा, एक खुशहाल परिवार के लिए साल में 200 पाउंड से ज्यादा की इनकम जरूरी है, इसलिए ये बातें शुरू में ही क्लियर कर देना अच्छा है ताकि किसी का टाइम वेस्ट न हो। जर्गन जो खुद एक लॉयर था, उसके पास भी इस लॉजिक का कोई जवाब नहीं था। क्लेन सिचुएशन को संभालते हुए स्माइल करता है और कहता है, हाँ, इनकम बहुत जरूरी है और साल में 400 पाउंड से ज्यादा की इनकम हो तभी कोई इस लेवल का डिनर होस्ट कर सकता है और अपनी वाइफ को इतने सुंदर कपड़े और इयररिंग्स दिला सकता है। ये सुनकर स्टेलिन का चेहरा गर्व से खिल उठता है और वो कहती है, 430 पाउंड्स, क्योंकि कुछ सेविंग्स भी तो जरूरी हैं। खैर, स्टेलिन तो चली जाती है और क्लेन नोटिस करता है कि सारी लड़कियां लॉयर जर्गन में ज्यादा इंटरेस्टेड थीं, क्योंकि उसकी जॉब और इनकम स्टेबल थी। एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो कभी भी पुलिस स्टेशन में बंद हो सकता है, वो मिडिल क्लास लड़कियों की पहली पसंद नहीं था। तो क्लेन बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और कोने में जाकर बेचारे जर्गन को लड़कियों के साथ ऑकवर्ड होते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद सैमर फैमिली के दोनों बच्चे खेलते हुए क्लेन के पास आते हैं और उससे एक डिटेक्टिव केस के बारे में कहानी सुनाने को कहते हैं। क्लेन कुछ सोचता है, क्योंकि उसके असली केस बच्चों को सुनाने लायक तो थे नहीं, उनमें भूत, पपेट्स और डेविल डॉग्स जो होते थे। तो वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ी हुई किसी डिटेक्टिव नॉवेल की कहानी को तोड़ मरोड़ कर उन्हें सुनाने लगता है और बच्चे भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस सब में क्लेन खुद को काफी रिलैक्स महसूस करता है। जब बैंक्वेट खत्म होने वाला होता है तो वो देखता है कि स्टेलिन बहुत खुश है। पूछने पर वो बताती है कि उसकी फ्रेंड मैरी को नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हिबर्ट हॉल की तरफ से एक लंच का इन्विटेशन मिला है, जो कि एक अल के बेटे हैं, मतलब एक असली नोबलमैन। और मैरी ने उन्हें यानी स्टेलिन और उसके हस्बैंड को अपने साथ उस लंच पर इनवाइट किया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर सीन शिफ्ट होता है मंडे की दोपहर का। स्टेलिन और उसके हस्बैंड मैम मैरी के साथ उस शानदार विला में पहुंचते हैं जहां वो लंच था। मार्बल के स्टैचू, फाउंटेन, बड़े बड़े लॉन, ये सब देखकर स्टेलिन बहुत नर्वस हो जाती है। अंदर का नजारा तो और भी शानदार था, क्रिस्टल के झूमर, बड़ा सा हॉल और खाने की ऐसी ऐसी डिशेज जो उसने सिर्फ मैगजीन में देखी थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो किसी एंजेल की तरफ सूरत थी, ब्लॉन्ड बाल, हरी आंखें और एक एलिगेंट ड्रेस पहने हुए। उस लड़की को देखकर स्टेलिन को पहली बार खुद की अपीयरेंस पर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में उसी लड़की को दोबारा देखती है जिसके पास एक बड़ा सा गोल्डन। स्टेलिन बात करने के लिए उस डॉग की तारीफ करती है और फिर पूछती है, मैंने सुना है कि नोबल्स बहुत सारे हंटिंग हाउंड्स पालते हैं, क्या ये उनमें से एक है? लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर स्टेलिन हिम्मत करके पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा एक डॉग खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? वो प्योर और एलिगेंट लड़की अपने बड़े से गोल्डन रिट्रीवर को देखती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है, 450 पाउंड्स। ये सुनकर स्टेलिन के होश उड़ जाते हैं। ये अमाउंट उसके पति की लगभग पूरी साल की इनकम थी।
और वो भी सिर्फ एक पेट के लिए। और यहीं पर हमें उस सोसाइटी के अमीर और मिडिल क्लास के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ साफ दिखाई देता है। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है एक लग्जूरियस कैरेज से जो अर्ल हॉल के विला से निकल रही है। इस कैरेज में ल्यूक मैम मैरी से कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रहा था जो पार्टी में आए थे, जैसे कि नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल के चेयरमैन सर डर्स शॉ या रॉयल मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर केव। मतलब सबके सब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के हेवीवेट लोग थे। सिचुएशन यह थी कि उनकी कंपनी कोइम कंपनी एक नए तरह के कोल को प्रमोट कर रही थी और उसके लिए उन्हें पॉल्यूशन को लेकर नए कानून बनवाने थे। तो ल्यूक मैरी को समझा रहा था कि कैसे उनके कॉम्पिटिटर्स पैसे खिलाकर इन कानूनों को रोकने की कोशिश करेंगे और हमें पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में करना होगा। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में स्मोक पॉल्यूशन के खतरों के बारे में बार बार छपवाना होगा। बेसिकली एक कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल गेम चल रहा था। लेकिन इन सब सीरियस बातों के बीच ल्यूक अचानक नोटिस करता है कि उसकी वाइफ स्टेलिन एकदम चुपचाप और खोई खोई सी बैठी है, जैसे उसकी आत्मा ही शरीर में ना हो। ल्यूक टेंशन में पूछता है, स्टेलिन क्या हुआ? स्टेलिन एकदम से होश में आती है और जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। ल्यूक भी मान लेता है कि हाँ, इतने बड़े लोगों को देख थकागा, मैं भी थका हुआ हूँ। पर भाई, असली कहानी तो स्टेलिन के दिमाग में चल रही थी। वो बाहर झील वाले पार्क को देख रही थी, लेकिन उसके कानों में उस अमीर लड़की की बात गूंज रही थी। 450 पाउंड्स। एक ट्रेंड हाउंड की कीमत 450 से 700 पाउंड्स के बीच होती है। अब आप सोचो, इतनी सीरियस बिजनेस डिस्कशन के बीच में उसके दिमाग में एक ट्रेंड कुत्ते का प्राइस क्यों घूम रहा था? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और यह एक छोटा सा क्लू है जो आगे की स्टोरी के बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर में स्पायर के सबसे निचले हिस्से में। यहाँ हमारा डेरिक बर एक छोटे से कमरे में बंद है। उसे टाइम पर खाना और दवाइयां मिल रही हैं, जिससे उसका मेंटल स्टेट तेजी से सुधर रहा है। अब उसे वो डरावने विजुअल और ऑडियो हेल्यूसिनेशंस नहीं हो रहे थे। वो सोच रहा था, 1-2 दिन में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ऐसे बंद रहना कितना मुश्किल है। फिर वो अपने बगल वाले सेल में बंद एक्सप्लोरेटरी टीम के पुराने कैप्टन के बारे में सोचता है, जो 42 साल से कैद में है। फिर भी उसका दिमाग एकदम सही काम कर रहा है। डेरिक को लगता है कि अगर उसकी जगह में होता तो अब तक पक्का पागल हो चुका होता। कैप्टन उसे बाहर की दुनिया, अजीब मॉन्स्टर्स और एक्सप्लोरेशन की जो कहानियां सुनाता था, वो डरावनी होने के साथ काफी अट्रैक्टिव भी थीं। डेरिक यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक ग्रे फॉग फैल जाता और फूल की गहरी आवाज आती है, गैदरिंग के लिए तैयार हो जाओ। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि डेरिक को अपनी हार्ट बीट काउंट करने का भी टाइम नहीं मिला, जो वो दूसरों से बचने के लिए करता था। पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो वो अकेला है, उसे किसी से छिपने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, क्या स्पायर के नीचे जो पावरफुल मिस्टिकल आइटम का सील लगा है, वो मिस्टर फूल के इस एक्शन को डिटेक्ट कर पाएगा? मतलब ये कोई छोटे मोटे आइटम नहीं थे। इन्हीं की वजह से सिटी ऑफ सिल्वर कई बार बड़ी बड़ी आपदाओं से बची थी। वो नर्वस और बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तभी उसके चारों तरफ डार्क रेड लाइट्स का समंदर उमड़ता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। और भाई, यहीं पे एक क्रीपी चीज होती है। जैसे ही डेरिक गायब होता है, उसके और पुराने कैप्टन के सेल के बीच की मेटल की दीवार पर एक पिंग की आवाज आती है, टक। यह उन दोनों का आपस में बात करने का सिग्नल था। फिर से आवाज आती है, टक। लेकिन जो तीसरी टैप आनी चाहिए थी। कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है। काफी देर बाद एक और टैप की आवाज आती है, लेकिन इस बार बहुत हिचकिचाहट, जैसे सामने वाला कंफ्यूज हो गया हो कि अंदर कोई है भी या नहीं। उसके बाद दोनों कमरों में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। सोचो उस कैप्टन को कैसा लगा होगा। एकदम से उसका पड़ोसी गायब हो गया। अब सीन वापस आता है ऑड्रे के पास। ऑड्रे अपना लंच खत्म करके पियानो प्रैक्टिस करती है और फिर अपने बेडरूम की तरफ जाती है। रास्ते में वो अपने फादर के स्टडी रूम के पास से गुजरती है और देखती है कि दरवाजा थोड़ा खुला है और टेबल पर कागजों का एक मोटा बंडल रखा है। ये तो पहले यहाँ नहीं थे। यह सोचकर ऑड्रे क्यूरियस हो जाती है और अपनी डॉग सूजी को इशारा करती है। सूजी एक स्पेक्टेटर है, अपनी मिस्ट्रेस का छोटा सा इशारा भी समझ जाती है। वो चुपचाप स्टडी में घुसती है, टेबल पर अपने पंजे रखकर खड़ी होती है और सबसे ऊपर वाले पेल्दी से पढ़ लेती है। वापस आकर वो ऑड्रे को धीरे से बताती है, ईस्टबोरो, डॉक एरिया और फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों की कंडीशंस का सर्वे। यह सुनकर ऑड्रे हैरान हो जाती है। पापा ने अचानक यह सर्वे क्यों करवाया? मैंने तो उन्हें कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो इधर उधर देखती है और जब उसे लगता है कि कोई नौकर उसे नहीं देख रहा, तो वो खुद स्टडी के अंदर चली जाती है। टेबल पर रिपोर्ट का टाइटल वही था जो सूजी ने बताया था। रिपोर्ट एक रिपोर्टर माइक जोसेफ ने टाइपराइटर से तैयार की थी और नीचे गॉडेस का सिंबल बना था। ऑड्रे सोचती है, ओ, तो यह सर्वे चर्च ऑफ द गॉडेस ने करवाया है और पापा को एक कॉपी दी है क्योंकि वो भी गॉडेस के बिलीवर हैं। शायद चर्च उनसे इस मामले में कुछ सपोर्ट चाहिए, तो अच्छी बात है। ऑड्रे खुद भी ऐसा ही एक सर्वे करवाने का सोच रही थी, लेकिन वो हिचकिचा रही थी क्योंकि इससे बाकी नोबल्स का ध्यान उसकी तरफ आ सकता था। वो जल्दी जल्दी रिपोर्ट के पन्ने पलटती है तो देखती है कि इसमें सिर्फ माइक ही नहीं बल्कि कई और लोगों ने भी अलग अलग एंगल से अपनी इन्वेस्टिगेशन की है।
कुछ रिपोर्ट्स में तो कल्स के फैलने और गैंग्स के साथ बियॉन्डर्स के मिले होने का भी जिक्र था। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। 3 बजने वाले थे। वो जल्दी से रिपोर्ट को वापस वैसे ही रखती है और बाहर निकलने से पहले एक बुक उठा लेती है ताकि वो बुक लेने आई थी। ठीक 3 बजे जैसे ही घड़ी की घंटी बजती है, ऑड्रे डार्क रेड लाइट के जरिए उस शानदार पैलेस में पहुंच जाती। वो अपनी सीट पर खड़ी होती है और मुस्कुराकर मिस्टर फूल को ग्रीट करती है। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। मिस्टर फूल का हल्का सा नोड मिलने के बाद वो बाकी सबको ग्रीट करती है। तभी उसकी तेज नजरें नोटिस करती हैं कि दसन यानी डेरिक कुछ बेचैन लग रहा है। वो पूछती है, तुम किस बात से परेशान हो? इस बीच क्लेन यानी द फूल भी नोटिस कर चुका था कि लिटिलसन कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने गैदरिंग से पहले ही टेबल पर पड़ी बाकी चीजों जैसे एजिक का कॉपर विसल, बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल वगैरह को एक कोने में फेंक कर घने फॉग से ढक दिया था। अब टेबल सिर्फ ब्लैक एम्परर कार्ड था जो द फूल की आइडेंटिटी से मैच करता था। डेरिक कुछ नहीं छुपाता और पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने बीमारी का बहाना किया और उसे इलाज के लिए स्पायर के नीचे भेज दिया गया। और फिर वो अपना मेन सवाल पूछता है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या वो मिस्टिकल आइटम मेरे टैरो क्लब में पार्टिसिपेट करने को डिटेक्ट कर लेगा? अब क्लेन मन में सोचता है, मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आइटम है क्या। लेकिन ऊपर से वो एकदम रिलैक्स्ड तरीके से अपनी उंगली टेबल पर टैप करते हुए कहता है, जनरली तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, पर कुछ मिस्टिकल आइटम्स में स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। मिस्टर फूल का जवाब सुनकर डेरिक को थोड़ी राहत मिलती है। वो कहता है, मुझे भी उसके स्पेशल इफेक्ट्स नहीं पता, यह सिटी ऑफ सिल्वर के टॉप सीक्रेट्स में से एक है। तभी उसे उस पुराने कैप्टन की बात याद आती है और वो अचानक से पूछता है, क्या आप में से किसी ने आमोन नाम के किसी इंसान के बारे में सुना है? आमोन। यह नाम सुनते ही क्लेन को याद आ जाता है कि उसने यह नाम कहाँ सुना है, पर वो जल्दी में जवाब नहीं देता। वो द हैंग्ड मैन की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता था कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के इस मेंबर को आमोन के बारे में ज्यादा पता होगा। ऑड्रे भी द हैंग्ड मैन की तरफ देखती है। बेचारी फॉर्स तो ब्लैंक चेहरे से सुन रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ हमेशा उसकी नॉलेज के बाहर की बातें होती हैं। एल्गर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम्हें सिटी ऑफ सिल्वर के आसपास एक्सप्लोर करते हुए कोई मिला जिसने अपना नाम आमोते में कोई रिकॉर्ड्स मिले? या डेरिक सीरियसली सिर हिलाता है। 42 साल पहले एक एक्सप्लोरेटरी टीम को अंधेरे की गहराइयों में एक आदमी मिला था जो खुद को आमोन कर रहा था। जब वो टीम वापस सिटी ऑफ सिल्वर लौटी तो वो सब एक एक करके अपना कंट्रोल खो बैठे। सिर्फ एक ही बचा जो मेरे बगल वाले सेल में कैद है। फॉर्स जो नॉवेल लिखने में एक्सपर्ट थी अपना अंदाजा लगाती है, हो सकता है वो भी पागल हो गया हो और यह सब उसकी कल्पना हो। एल्गर मिस्टर फूल की तरफ देखता है और जब उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो वो हिम्मत करके कहता है, इमेजिनेशन हो सकता है लेकिन कोई बिना वजह आमोन नाम इमेजिन नहीं करेगा। फिर वो दसन की तरफ मुड़कर कहता है, 4th एपोक में यानी हमारे किंगडम में लगभग 1500 साल पहले एक फैमिली थी जिनके पास अजीब शक्तियां थीं। वो ट्यूडर डायनेस्टी से थे और उनका सरनेम आमोन था। उस जमाने में जब हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की भरमार थी तब भी उस फैमिली का सरनेम लेना एक टैबू माना जाता था। और भाई, इस शॉकिंग खुलासे के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग फिर से शुरू हो चुकी है और माहौल एकदम सीरियस है। पिछली बार दसन यानी कि डेरिक ने एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में बताया था जो एमन फैमिली से था और अब सब उसी के बारे में और जानते हैं। तो जस्टिस ऑड्रे दसन की तरफ से पूछती हैं, ले क्यों? मतलब ये एमन फैमिली इतनी स्पेशल क्यों है? लेकिन द हैंग्ड मैन एल्गर सीधे सीधे जवाब नहीं देता। वो पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता है जैसे एक अच्छा स्टोरी टेलर करता है। वो बताता है कि पुराने जमाने में एक ट्यूडर डायनेस्टी हुआ करती थी जिसे ब्लड एम्परर ने बनाया था और उस एम्परर को सपोर्ट करने वाली 5 सबसे पावरफुल फैमिलीज थीं, अब्राहम, एंटिगोनस, जैकब, तमारा और एमन। इन 5 में से एमन फैमिली सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थी। उनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम लिखा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी हिस्ट्री को मिटा दिया हो या बदल दिया हो। मतलब सोचो कितनी खतरनाक फैमिली होगी जिसका नाम तक हिस्ट्री से गायब करने की कोशिश की गई हो। फिर एल्गर एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है जो उसे किंग ऑफ 5 सीज नास्ट से पता चली थी। वो कहता है कि एमन फैमिली असल में ब्लेसफेमर्स की फैमिली है। ब्लेसफेमर मतलब वो लोग जो भगवान की निंदा करते हैं या उनकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब और भी गहरा है। ये वो लोग हैं जिनके पास भगवान की पावर्स को चुराने या हड़पने का सीक्रेट है। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये लोग सीधे सीधे गॉड्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। एक और क्रेजी बात, एमन फैमिली खुद को एंशिएंट सन गॉड यानी प्राचीन सूर्य देवता का वंशज बताती है। ये सुनते ही बेचारा डेरिक कंफ्यूज हो जाता है। उसकी दुनिया में सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री में 8 एंशिएंट गॉड्स का जिक्र है, जायंट किंग, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, म्यूटेंट किंग, एल्फ किंग और भी कई। लेकिन उनमें से किसी के पास भी सन की अथॉरिटी नहीं थी। वो सोचने लगता, यार ये एंशिएंट सन गॉड कौन है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। उसके हिसाब से अगर किसी को सन से जोड़ना ही है तो वो सिर्फ उस लॉर्ड को जोड़ सकता है जिसने सब कुछ शक्तिमान है। तो क्या एमन फैमिली उस लॉर्ड की वंशज है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता है। जब एल्गर देखता है कि दसन चुप है
तो वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछता है, एमन फैमिली तो 1-2 हजार साल पुरानी बात होगी, वो तो अब हिस्ट्री बन चुके। जो हैरानी इस बात की है कि तुम जिस जेंटलमैन से मिले वो सिटी ऑफ सिल्वर के पास क्या कर रहा था, उसका मकसद क्या था। और ये सवाल बिल्कुल सही था। डेरिक भी सोचने लगता है, हाँ यार, जो फैमिली मिस्टर हैंगडमैन और मिस जस्टिस की दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो हमारी सिटी ऑफ सिल्वर के पास कैसे आ गई, और वो आदमी वादा करके भी क्यों गायब हो गया, और उसके जाने के बाद पूरी टीम ने क्यों खो दिया, सिवाय कैप्टन के। वो क्या ढूंढ रहा था। डेरिक का दिमाग दौड़ने लगता है। अगर वो लॉर्ड का वंशज है तो शायद उसका मकसद भी मेरी तरह है, पुराने कैक्लिज्म की सच्चाई जानना, उस कर्ज का राज पता लगाना जिसने हमें बर्बाद कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वो उसे हिलाकर कहता है, मिस्टर हैंगमैन, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, मैं खुद भी यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर एल्गर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर उसे एक सलाह देता है। वो कहता है, तुम्हारे पड़ोस वाले सेल में जो पुराना कैप्टन बंद है उससे और बात करने की कोशिश करो, देखो शायद उससे कुछ और जानकारी मिलता है। लेकिन वो उसे वानकारी भी करता है, लेकिन बहुत सावधान रहना, मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर डेरिक हैरान हो जाता है, बहुत खतरनाक, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि 6 मेंबर काउंसिल के एल्डर्स भी यही सोचते थे। एल्गर ऊपर देखकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जो ऐसा नहीं सोचते समझ लो उनका दिमाग ठीक नहीं है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, मतलब कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। एल्गर फिर डेरिक को समझाता है कि वो कैप्टन इतना खतरनाक क्यों है, और वो जो पॉइंट्स बताता है वो एकदम लॉजिकल हैं। पहला, उस एक्सप्लोरेशन टीम का अकेला जिंदा बचा हुआ मेंबर है, सिर्फ यही एक बात साबित करती है कि उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरा, 42 सालों से उस डंजन में रैम्पेजर्स के बीच बंद है, फिर भी उसका दिमाग एकदम शांत और नॉर्मल है। ये चीज ही उसे बहुत वियर्ड बनाती है। तीसरा, इन सबके ऊपर उसका कनेक्शन इस मिस्टीरियस एमन फैमिली से है। अब तो कोई शक ही नहीं कि वो कितना डेंजरस है। ये बातें डेरिक ने भी सोची थी, लेकिन उसने कभी इन डॉट्स को ऐसे कनेक्ट नहीं किया था। एल्गर की बात सुनकर उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो ईमानदारी से कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू मिस्टर हैंगडमैन। ये सब देखकर ऑड्रे मन ही मन में सोचती है, भगवान ये दसन तो मुझसे भी ज्यादा भोला है। खैर, जब सबको अपने जवाब मिल जाते हैं तो ऑड्रे मिस्टर फूल की तरफ मुड़ती है। वो स्माइल करके कहती है, मिस्टर फूल, मैं आपसे एक प्राइवेट एक्सचेंज करना चाहती हूँ। और फिर से क्लेन को मन ही मन में हंसी आ जाती है, लेकिन वो सीरियस चेहरा बनाए रखता है और कहता है, ठीक है। वो तुरंत बाकी मेंबर्स के सेंसेस को शील्ड कर देता है ताकि उन्हें कुछ सुनाई न दे। वो ऐसा इसलिए करता ताकि बाकी लोग बोरियत में आपस में बात करने लगे, वरना उनका राज खुल जाता कि द वर्ल्ड तो बस एक रिपीटर है, एक कठपुतली। सिग्नल मिलते ही ऑड्रे कहती है, मिस्टर फूल, मेरे पास रोयल की डायरी के 3 पेजेस हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी चोरी हो गया था, लेकिन ऑड्रे ने गिल्टी फील करने के बजाय ऐसा एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपने डैड से फिर से म्यूजियम जाने की रिक्वेस्ट की और उसे मौका मिल गया। उसका मानना था कि नॉर्मल बिहेव करना ही शक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर वो अजीब हरकतें करती तो चर्च वाले उसी पर शक करने लगते। फिर वो अपनी रिक्वेस्ट की असली वजह बताती है, जो उसकी स्मार्टनेस को दिखाता है। वो कहती है, मैं जानती हूं कि इसके लिए प्राइवेट एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये बात मिस मैजिशियन से 1-2 हफ्तों के लिए छिपी रहे। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर मैजिशियन को अभी पता चल गया कि मिस्टर फोल को रोजेल की डायरी चाहिए तो वो तुरंत शक करने लगेगी। वो सोचेगी, कुछ दिन पहले ही तो ऑड्रे की डायरी के पेजेस उसके डॉग ने चबा लिए थे और अब मिस्टर फूल को वही डायरी चाहिए। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। इसी शक से बचने के लिए ऑड्रे ये सीक्रेट रखना चाहती थी। एक टेलीपैथिस्ट बनने के बाद वो अब दूसरों के सुपरफिशियल थॉट्स पढ़ सकती थी और उनके सोचने का तरीका सिमुलेट कर सकती थी। उसने सीखा था कि दूसरों को गाइड करने की प्रोसेस बहुत सटीक और रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को पता भी न चले कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। और मुझे कहना पड़ेगा, ये लड़की बहुत तेजी से सीख रही है। क्लेन उसकी बात सुनकर मन ही मन में मुस्कुराता है। ये सच में एक टेलीपैथिस्ट के लायक है। इसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मिस मैजिशियन उन्हीं 2 लोगों में से एक जिसे इसने रेकमेंड किया था। फिर वो पूछता है, तुम्हें इन 3 पेजेस के बदले में क्या चाहिए? और ये सवाल वो पूरे कॉन्फिडेंस से पूछता है, क्योंकि अब उसके पास बुक ऑफ सीक्रेट्स थी, जिससे उसकी नॉलेज काफी बढ़ गई थी। वो मन ही मन में मजाक करता, साइकेट्रिस्ट का फॉर्मूला मत मांगना, बाकी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। ऑड्रे ने अपना सवाल पहले से ही सोच रखा था। वो एक पल रुककर कहती है, मिस्टर फूल, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कार्ड्स ऑफ ब्लेसफेमी में भगवान के गहरे राज छिपे? ग्रेट क्वेश्चन। क्लेन मन ही मन में खुश होता है। वो उसे एक मिस्टीरियस लुक देता है और गहरी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहता है, सीक्वेंस 0, ब्लैक एम्पर। सीक्वेंस 0? ये सुनते ही ऑड्रे के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या सीक्वेंस 1 के ऊपर भी कोई सीक्वेंस है? क्या सीक्वेंस 0 एक गॉड को रिप्रेजेंट करता है? क्या ब्लैक एम्परर एक गॉड था? ये जवाब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो शॉक, सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट से भर जाती है। वो खुद को कंट्रोल करती है और रोजेल की डायरी के 3 पेजेस को कंज्यूट करती है। क्लेन डायरी लेता है और उसे थरने लगता। 1143। मुझे इस दुनिया में आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। मुझे कुछ लिखना ही होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
हे अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड चाइनीज में लिखूंगा तो कोई भी इसे तो भाई पिछले चैप्टर में क्लेन ने रोजेल की डायरी पढ़ना शुरू किया था और इस चैप्टर में वो डायरी पढ़कर एक बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। उसने एक थ्योरी बनाई कि शायद अर्थ और इस दुनिया के बीच टाइम फ्लो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब रोजेल उसके ट्रांसमाइग्रेशन के बीच अर्थ पर सिर्फ 1 साल का गैप था, लेकिन इस दुनिया में वो गैप लगभग 200 साल का हो गया था। ये सोचकर क्लेन को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे लगा कि अगर वो 200 साल बाद भी वापस जाने का कोई तरीका ढूंढ लेता है तो हो सकता है कि अर्थ पर सिर्फ 1 साल ही बीता हो, और इसका मतलब था कि वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल सकता है। ये थॉट उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। मतलब अचानक से उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी। लेकिन फिर क्लेन ने खुद को एक रियलिटी चेक दिया। उसने सोचा, क्या हो अगर रोजेल मेरे बाद ट्रांसमाइग्रेट हुआ हो? अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा मामला स्पेस टाइम टर्बुलेंस का हो सकता है, और तब कोई गारंटी नहीं है कि मैं सही टाइम पर वापस पहुंचूंगा या नहीं। ये एक बहुत ही लॉजिकल डर था, क्योंकि इस थ्योरी का कोई पक्का सबूत नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं रोजेल की डायरी पर, जो कि काफी फनी और इंटरेस्टिंग है। 25 फरवरी की एंट्री में रोजेल शिकायत कर रहा था, यार ये दुनिया कितनी बोरिंग है, ना कोई न्यूज़पेपर है, ना ही अच्छे नॉवेल्स पढ़ने को मिलते हैं। वो लिखता है उसे इस कल्चरली गरीब सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले पैसा कमाना होगा और कागज और प्रिंटिंग प्रेस बनाने का तरीका याद करना होगा। सबसे ट्रेजिक बात तो ये थी कि एक ट्रांसमाइग्रेट होने के बावजूद वो अपने नए पेरेंट्स से मिलने वाली पॉकेट मनी पर जी रहा था। मतलब मॉडर्न दुनिया से आया बंदा और यहाँ सिक्के गिन रहा है। सच में एक ट्रेजिक स्टोरी थी। खैर, डायरी की अगली एंट्री जो 20 फरवरी की थी, यहाँ से स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है। रोजेल लिखता है कि वो जंगल में हंटिंग करते हुए खो गया था और तभी उसने एक ऐसी लड़ाई देखी जिससे उसके होश उड़ गए। ये उसका इस दुनिया की सच्चाई से पहला सामना था। उसने देखा कि एक आदमी को कुछ लोगों ने घेर रखा है और उस आदमी के चेहरे पर एक्स्ट्रा आंखें उगाई थी, टोटल 4 आंखें, और उन आंखों से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही थी। ये देखकर रोजेल का दिमाग हिल गया। उसे लगा, भाई ये क्या इलॉजिकल चीज है, ये तो कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। उसे समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं बल्कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है, और जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो तो और भी पावरफुल था। उसने गोल्डन फ्लेम से जलता हुआ एक पिलर ऑफ लाइट सम्मन किया था और उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अच्छी बात यह थी कि उन दोनों में से किसी ने भी रोजेल को नोटिस नहीं किया। अब इस इंसिडेंट के बाद रोजेल का 8th ग्रेडर सिंड्रोम फुल एक्टिवेट हो गया। वो डायरी में लिखता है, मैं हुआंग ताओ ही इस दुनिया का असली प्रोटागोनिस्ट हूं। देखो, ट्रांसमाइग्रेट होने के कुछ ही दिनों में मैंने इस दुनिया की सच्चाई का पता लगा लिया। मतलब भाई का स्वैग ही अलग लेवल पर था। फिर वो एक सिल्वर टोकन का जिक्र करता है जिसके ऊपर कुछ मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए थे। उसे लगता है कि शायद उसके ट्रांसमाइग्रेशन का कारण है और वो उसे खुद ही डिकोड करना चाहता है। लेकिन सबसे फनी बात यह है कि डायरी के एंड में वो लिखता है कि उसे उस टोकन का पैटर्न ठीक से याद भी नहीं है। मतलब क्या फायदा हुआ ऐसी डिस्कवरी का? ये पढ़ क्लेन को भी हंसी आ गई होगी। खैर, डायरी का पार्ट यहीं खत्म होता है और क्लेन टैरो क्लब की मीटिंग को आगे बढ़ाता है और फ्री एक्सचेंज का टाइम शुरू हो जाता है। सबसे पहले द मैजिशियन यानी फॉर्स अपनी रिक्वेस्ट रखती है। उसे अपने प्रमोशन के लिए 2 चीजें चाहिए थीं, स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच और डीप सी मार्लिन का 20 ml ब्लड। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास सिर्फ 430 पाउंड्स थे और उसे डर था कि इतने में काम नहीं बनेगा। ये सीन असल में बियॉन्डर्स की स्ट्रगल को दिखाता है कि प्रमोशन के लिए सिर्फ पावर ही नहीं, पैसा भी बहुत जरूरी होता है। फॉर्स की बात सुनकर द हैंग्डमैन यानी एल्गर थोड़ा शो ऑफ करते हुए कहता है, मैंने हाल ही में डीप सी मार्लिन का ब्लड देखा था, लेकिन तुम लेट हो गए। फिर वो थोड़ा ज्ञान देता है कि ऐसी चीजें समुद्र से ज्यादा बैकलैंड जैसे बड़े शहरों में मिलती हैं। तभी द सन यानी डेरिक एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि कुछ स्पिरिट ईटर्स कहाँ एक्टिव रहते हैं, लेकिन मुझे पाउंड्स नहीं चाहिए। फॉर्स थोड़ी हैरानी से पूछती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? डेरिक सीरियस होकर जवाब देता है, सोलर हाई प्रिस्ट पोशन का फॉर्मूला। और यहीं पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फॉर्स उसे समझाती है कि सोलर हाई प्रिस्ट का फॉर्मूला एक सीक्वेंस 7 का फॉर्मूला है जिसकी कीमत कम से कम 750 पाउंड्स होती है और कभी कभी तो 1000 पाउंड्स तक चली जाती है, जबकि उसके दोनों इंग्रेडिएंट्स की टोटल कीमत भी 800 पाउंड से ज्यादा नहीं होगी। ये सुनकर डेरिक बिना सोचे समझे कहता है, मैं तुम्हें 2 या 3 स्टमक पाउच दे सकता हूँ। अफसोस को तो फॉर्स सिर्फ एक ही पाउच चाहिए था। वो एक्स्ट्रा पाउच क्या करती? क्या उसकी सब्जी बनाती? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि फॉर्स के पास फॉर्मूला खरीदने के पैसे ही नहीं थे। हारकर फॉर्स बड़ी मासूमियत से सबसे पूछती है, क्या किसी के पास पैसे कमाने का कोई अच्छा तरीका है? और इसके बाद पूरे टैरो क्लब में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये मोमेंट इतना रिलेटेबल था क्योंकि इससे पता चलता है कि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्स को ही नहीं बल्कि लगभग सबको थी। ये देखकर फॉर्स भी चुपचाप गई। इस साइलेंस का बैटक्लेड द वर्ल्ड यानी हमारा क्ले अपनी डिमांड रखता है। वो अपने अगले प्रमोशन सीक्वेंस 6 फेसलेस के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने को कहता है। उसे 1000 फेस्ड हंटर का ग्लैंड और ब्लड, एक ह्यूमन स्किन्ड शैडो का कैरेक्टरिस्टिक और एक डीप सी नागा के बाल चाहिए थे। क्लियरली क्लेन अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा था। इस पर जस्टिस
यानी ऑड्रे कहती है कि उसने 1000 फेस्ड हंटर का एक फॉसिल ड्यूक नेगन के खजाने में देखा है। हालांकि एक फॉसिल का मतलब था कि उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक तो कब की निकाली जा चुकी होगी, लेकिन ये बात ऑड्रे के लास्ट कनेक्शन को जरूर दिखाती है। मीटिंग के आखिर में एल्गर एक बंदे को ढूंढने का टास्क देता है जिसका नाम बेलन था और वो कॉलोनियल स्लेव्स के गायब होने वाले केस से जुड़ा था। मीटिंग खत्म होती है और सब अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डेरिक पर, जो सिटी ऑफ सिल्वर में अपने डार्क कमरे में वापस आ जाता है। उसे एल्गर की एडवाइस याद आती है कि उसे एक्सप्लोरेशन टीम के पुराने कैप्टन से बात करनी चाहिए, तो अपने पड़ोस की मेटल की दीवार पर नॉक करता है, टाक टाक। लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं। सोचता है कि क्या वो सो गया या उसे 6 मेंबर काउंसिल ने बुला लिया। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से उसी के कमरे के अंदर से एक बूढ़ी और कांपती हुई आवाज आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? भाई साहब ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौन था और डेरिक के कमरे में कैसे आया? और इसी सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है ऐसी जगह से जहां डर का माहौल पहले से ही बना हुआ है। हमारा लिटिल सन डेरिक सिटी ऑफ सिल्वर के एक स्पेशल टावर में है। बेसिकली ये एक तरह का क्वारंटाइन एरिया हम बियॉन्डर्स के लिए जिनके कंट्रोल खोने के चांसेस हैं। और डेरिक के ठीक बगल वाले कमरे में एक बहुत ही डेंजरस आदमी बंद है, एक फॉर्मर एक्सप्लोरेटरी टीम का कैप्टन। तो सिचुएशन पहले से ही टेंस है, पर जो होने वाला है उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। डेरिक ने अंधेरे कमरे में है और एकदम से उसके कानों में एक आवाज आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? भाई जस्ट इमेजिन करो, पूरा अंधेरा, तुम अकेले हो और कोई ठीक तुम्हारे पीछे से ये बात बोले। मेरे तो सच में गूज़बम्स आ गए थे ये पढ़ते हुए। डेरिक की खराब हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में एक 7000 सवाल आते हैं। ये मेरे पीछे कैसे आया? मेरे कमरे में कैसे घुसा? सील्स का क्या हुआ? उसे पक्का था कि उसके कमरे में कोई नहीं आ सकता, पर अब तो कोई था। उसे पलट कर देखने का मन करता है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट उसे रोक देती है। ये ट्रेनिंग उसे सिटी ऑफ सिल्वर में मिली थी, जब कोई पीछे से बोले तो एकदम से मत पलटना। ये छोटी सी डिटेल मुझे बहुत पसंद आई। ये दिखाती है कि उनकी दुनिया कितनी खतरनाक, ये भी एक सर्वाइवल रूल है। तो डेरिक धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पलटता है। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन डेरिक एक लाइट सप्लाइंट है। उसकी आंखों में गोल्डन रोशनी चमकती है, जैसे 2 छोटे सूरज जल उठे हों, और उसे अंधेरे में भी सब साफ दिख लगता है। और भाई जो सीन वो देखता है वो प्योर नाइटमेयर फ्यूल है। उसके बेड के कोने पर एक डार्क फिगर बैठा था, और वो फिगर कोई नॉर्मल इंसान नहीं कि वो एक मॉन्स्टर था। उसका सिर बीच में से आधा कटा हुआ था और उसके 2 ग्रे ब्रेन्स जिंदा कीड़ों की तरह रेंग रहे थे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करे, पकड़ नहीं पा रहे थे। उसकी नाक, उसकी आंखें सब अलग अलग थीं और चेहरे पर ताजा खून लगा था। ये डिस्क्रिप्शन ही इतना भयानक है कि किसी के भी होश उड़ जाएं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये टेरिफाइंग मॉन्स्टर पूरी तरह नेकेड था और उसकी पूरी बॉडी गहरे लाल घाव थे, और उन घावों के अंदर से सफेद दांतों की कतारें थीं। मतलब उसकी पूरी बॉडी पर मुंह ही मुंह थे, और वो सारे मुंह एक साथ एक ही सेंटेंस बोल रहे थे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एक पॉज के बाद वो सारे मुंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो क्या मैं नॉर्मल नहीं लग रहा? भाई ये सीन तो किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावना था। एकदम साइकोलॉजिकल हॉरर वाली फील आ रही थी। डेरिक का दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन वो एक ट्रेंड वॉरियर है। बिना सोचे वो प्रार्थना करने की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ता है, और एकदम से उसके छोटे से कमरे में प्योर होली लाइट की एक बीम छत से नीचे गिरती है और सीधा उस मॉन्स्टर पर पड़ती है। ये बीम उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी वो बाहर यूज कर सकता था, क्योंकि टावर के अंदर सील्स और मिस्टिकल आइटम्स की वजह से उसकी पावर लिमिटेड थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डेरिक ने जो लाइट की बीम बनाई थी वो अचानक से और भी ज्यादा मोटी और ब्राइट होने लगती है, इतनी ब्राइट कि डेरिक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। कुछ सेकंड्स बाद उस लाइट के पिलर से एक और ज्यादा प्योर चीज अलग होती है, एक मैन ऑफ लाइट। सोचो, बिना चेहरे और कपड़ों वाला रोशनी से बनाए इंसान। ये मैन ऑफ लाइट सीधा उस मॉन्स्टर पर झपट पड़ता है। मॉन्स्टर की बॉडी पर जितने भी मुंह थे वो सब खुल जाते हैं, जैसे वो एक साथ चीख रहे हों, लेकिन डेरिक को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। मॉन्स्टर बुरी तरह कांपने लगता है और उस होली लाइट में पिघलने लगता है जैसे जल रहा हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे वो मॉन्स्टर पूरी तरह गायब होने वाला था, अचानक एक और फैंटम वहां अपीयर होता है। एक लंबा शैडो जिसने ब्लैक क्लासिकल रोब और एक नुकीली हेड पहनी थी और आंखों पर एक क्रिस्टल का मोनोकल था। ये नया बंदा कौन है किसी को नहीं पता, पर वो इतना पावरफुल था कि उसके आते ही मैन ऑफ लाइट एक धमाके के साथ फट जाता है। डेरिक की आंखों के सामने सिर्फ सफेद रोशनी छा जाती है। जब उसकी नजर वापस आती है तो वो देखता है कि वो कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़ा है। वो अंदर झांकता है तो देखता है कि एक लंबा मस्कुलर आदमी कमरे में खड़ा है जिसकी पीठ डेरिक की तरफ है। उस आदमी के सामने डेरिक का बेड था और उस पर एक सफेद हड्डी पड़ी थी जो एक तेज तलवार में बदल चुकी थी, और उस तलवार के बगल में पड़ा था एक ट्रांसलूसेंट कीड़ा, एक छोटा सा लगभग अंगूठे जितना लंबा कीड़ा। वो लंबा आदमी उस कीड़े को उठाता है और पलटते हुए गहरी सांस लेता है, बाल बाल बचे। और तभी डेरिक उस आदमी का चेहरा देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल के चीफ थे, 100 साल से भी ज्यादा उम्र के पावरफुल डीमन हंटर कॉलिन इलियड।
चीफ का अपीयरेंस ही बताता है कि वो कितने अनुभवी और खतरनाक हैं। डेरिक एकदम से सरप्राइज हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तब चीफ कॉलिन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है। चीफ बताते हैं कि ये सब एक सेटअप था। उन्हें पहले से पता था कि उस कैदी के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो एमोन नाम के किसी आदमी से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने जानबूझ कर उसे खत्म नहीं किया बल्कि उसे टावर के नीचे सील कर दिया। वो चाहते थे कि वो म्यूटेट हो ताकि उन्हें एमोन के बारे में जानकारी मिल सके। मतलब सोचो, बेचारे डेरिक को एक तरह से चारे की तरह यूज किया गया था और उसे इस बारे में पता तक नहीं था। चीफ पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से वो अचानक म्यूटेट क्यों हुआ? तुम में ऐसा क्या अलग है? डेरिक कुछ सेकंड सोचता है और फिर जवाब देता है कि शायद उसके बेयोंडर पाथवे की वजह से, जो कि सन पाथवे हैं सिक नाइनबार्ड और सीक्वेंस एट लाइट सप्लाइंट। डेरिक को मिस्टर हैंग्ड मैन की बात याद आती है कि एमन फैमिली शायद एंशिएंट सन गॉड के वंशज हैं, तो ये नॉर्मल था कि सन पाथ ने उसे ट्रिगर कर दिया। चीफ उससे और भी सवाल करते हैं, तुम कमरे में क्या कर रहे थे? डेरिक को एकदम से टैरो गैदरिंग याद आती है। उसे लगता है कि शायद टैरो गैदरिंग की वजह से ही ये सब हुआ, लेकिन वो ये बात चीफ को नहीं बता सकता था। ये उसके और द फूल का सीक्रेट था। तो वो बस इतना कहता है कि उसने दीवार पर 3 बार नॉक किया था। चीफ कॉलिन उसकी आंखों में देखते हैं, अपनी पावर से उसे चेक करते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारी कंडीशन स्टेबल है, तुम जा सकते हो। डेरिक चुपचाप वहां से घर वापस चला जाता है। वो घर आकर पहले सब कुछ चेक करता है और फिर द फूल को प्रे करता है। मिस्टर फूल को पूरी घटना के बारे में बताता है और अपने गेस भी शेयर करता है। ये सब करने के बाद उसे थोड़ी शांति मिलती है, वो थककर सो जाता है। लेकिन चैप्टर का एंडिंग सीन सबसे ज्यादा क्रीपी है। अंधेरे कमरे में सोते हुए डेरिक की उंगली अचानक हिलती है और वो बेड पर धीरे धीरे टैप करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार था, जैसे वो मॉन्स्टर कर रहा था। ये सीन बताता है कि शायद एमोन ने डेरिक के अंदर अपना को निशान छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ क्लेन अपनी नींद से उठता है और उसे डेरिक की प्रार्थना सुनाई देती है, जिससे अगले चैप्टर का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। तो चैप्टर शुरू होता है क्लेन के साथ और अचानक उसे एक मेल वॉइस सुनाई देती है जो प्रेयर कर रही थी। उसके दिमाग में 2 ही नाम आए, या तो ये मिस्टर हैंग्ड मैन है या फिर लिटिल सन। सिचुएशन को समझने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो सीधा अपने बाथरूम में गया, दरवाजा लॉक किया और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। अब सीन शिफ्ट होता है उस मिस्टीरियस स्पेस में जहां वो विशाल और पुराना पैलेस खड़ा है और वहां पर लिटिल सन की प्रेयर गूंज रही थी। क्लेन द फूल की सीट पर बैठता है और लिटिल सन के पॉन्डिंग क्रिम स्टार को टच करके उसकी प्रेयर सुनने लगता है। और लिटिल सन जो बता रहा था वो सुनकर क्लेन के भी कान खड़े हो गए। हुआ ये था कि एक्सप्लोरेटरी टीम का जो पुराना कैप्टन था जिसने एमोन को देखा था, वो अचानक से अपना कंट्रोल खो बैठा और सील को तोड़कर रूम तक पहुंच गया। शुक्र है कि सिटी ऑफ सिल्वर वाले पहले से ही तैयार थे, वरना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। लेकिन पॉइंट ये नहीं था। पॉइंट ये था कि ऐसा हुआ क्यों। लिटिल सन ने 2 थ्योरी दी। पहली कि शायद उस कैप्टन का बियॉन्डर पाथवे एंशिएंट सन गॉड के डिसेंड होने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, इसलिए ऐसा हुआ। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो ज्यादा डरावनी थी वो ये कि शायद उस आदमी ने टैरो गैदरिंग और मिस्टर फूल के सीक्रेट पुल को सेंस कर लिया था। क्लेन ने सोचा, यार अगर पहली वजह होती तो वो आज तक क्यों इंतजार करता। कंट्रोल खोने का टाइम टैरो गैदरिंग के खत्म होने के ठीक बाद ही क्यों था। मतलब दूसरी वाली वजह ज्यादा लॉजिकल लग रही है। और यहीं से सिचुएशन सुपर सीरियस हो जाती है। ये पहली बार था कि किसी ने ग्रे फॉग से जुड़ी चीजों को सेंस किया था और ये सब एमोन की वजह से हो रहा था। क्लेन को समझ आ गया कि एमोन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी तो 4th इपोक में उसकी फैमिली को ब्लेस्फेमर्स कहा जाता था। उनका तो सरनेम तक एक टैबू था। इसी सोच में डूबे हुए क्लेन लिटिल सन की प्रेयर वाली इमेज को ध्यान से देखने लगता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसके साथ तो कुछ अजीब नहीं है। और जैसे ही क्लेन ने जूम इन करके देखा, भाई उसके तो होश ही उड़ गए। उसने जो देखा वो उसके लिए एक कंप्लीट नाइटमेयर था। लिटिल सन की धुंधली इमेज के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट यूजनरी फिगर लिपटी हुई थी, बिल्कुल एक अजगर की तरह। उस फिगर ने हाथ पैर होने के बावजूद लिटिल सन को पूरी तरह से जकड़ रखा था और अपना सिर लिटिल सन के सिर के ठीक पीछे टिकाया हुआ था। और उस फिगर ने क्या पहना था, एक ब्लैक क्लासिकल रोब, एक पॉइंटेल मोनोकल। और ये मोनोकल किसका सिग्नेचर है? बिल्कुल सही, एमोन का। इसका मतलब ये मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था, बल्कि वो लिटिल सन के स्पिरिट बॉडी से चिपक गया था और बेचारे लिटिल सन को इसकी भनक तक नहीं थी। अब आप सोचो ये कितनी टेरिफाइंग सिचुएशन है। जिस इंसान पर आप भरोसा करते हो वो अनजाने में आपके सबसे बड़े दुश्मन के लिए एक दरवाज बन गया है। क्लेन को तुरंत एमोन का पूरा प्लान समझ आ गया। वो लिटिल सन को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज कर रहा था, एक वायरस की तरह। वो अगली टैरो गैदरिंग का इंतजार कर रहा था ताकि लिटिल सन के जरिए वो ग्रे फॉग के ऊपर स्नीक कर सके। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो हो सकता है कि वो इस मिस्टीरियस स्पेस का कंट्रोल ही क्लेन से छीन लेता। ब्लेस्फेमर नाम ऐसे ही नहीं मिला है उसकी फैमिली को। थैंक गॉड लिटिल सन थोड़ा सीधा साधा और लॉयल था। उसने तुरंत इस अजीब घटने बारे में क्लेन को रिपोर्ट कर दिया, वरना क्लेन को कभी पता ही नहीं चलता। अब क्लेन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे किसी भी तरह एमोन को लिटिल सन से अलग करना था, या कम से कम लिटिल सन को टैरो गैदरिंग से टेम्परेरली बाहर निकालना था। लेकिन कैसे?
उसने अपने सारे बियॉन्डर पावर्स के बारे में सोचा, मैजिशियन, क्लाउन, सीयर, सब बेकार थे। उसने अपने मिस्टिकल आइटम्स के बारे में सोचा, एजिक का कॉपर विजल, ब्लैक एम्परर कार्ड सनब्रोच, ये सब भी एमॉन के सामने कुछ नहीं थे। एमॉन डेफिनेटली सीक्वेंस 4 से ऊपर का था, और जिस तरह वो सिटी सिल्वर के पावरफुल डीमन हंटर्स और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट से बच निकला था, उससे साफ था कि उसे ऑर्डिनरी तरीकों से नहीं हराया जा सकता। अब क्लेन के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, ये मिस्टीरियस स्पेस, ये ग्रे फॉग। उसे किसी तरह इसकी पावर को यूज करना था। तभी उसे याद आती है जो कुछ सीक्रेट्स एंशिएंट शामन किंग क्लारामन से मिली थी। उस किताब में बहुत सारे मिस्टीरियस रिचुअल्स थे और क्लेन को याद था कि उनमें से एक शायद इस सिचुएशन में काम आ सकता है। उस रिचुअल का नाम था ब्लड मून सैक्रिफाइस। ये रिचुअल थोड़ा वेग था, मतलब उसकी डिटेल फिक्स नहीं थी, जिसका मतलब था कि क्लेन उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता था, और यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। फिर क्या था? क्लेन ने द फूल के लिए एक नया सीक्रेट डीड रिचुअल डिजाइन करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले ऑनरिफिक नेम को किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक वाले 3 सेंटेंस से रिप्लेस किया। फिर सिंबल को फूल की सीट के पीछे वाले यूनिक सिंबल से बदला, जिसमें कंसीलमेंट और चेंज दोनों के एलिमेंट्स थे। और सबसे मुश्किल स्टेप था मैजिक लेबल्स को डिजाइन करना। इसमें एक छोटी सी गलती भी पूरे रिचुअल को फेल कर सकती थी, या फिर कुछ अनप्रेडिक्टेबल कर सकती। काफी देर की मेहनत के बाद क्लेन ने एक नया रिचुअल तैयार कर लिया, जो खास तौर पर द फूल के लिए था। अब बारी थी इसे लिटिल सन तक पहुंचाने की। क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज करके लिटिल सन को भारी आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, देखते हैं ये रिचुअल काम करता है नहीं। दूसरी तरफ लिटिल सन, जो गहरी नींद में था, अचानक से जाग गया। उसे पता कि मिस्टर फूल कभी कभी टैरो क्लब के मेंबर्स से ऐसी छोटी मोटी चीजें करवाते रहते हैं, शायद कुछ वेरीफाई करने के लिए। तो उसने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत काम शुरू कर दिया। रिचुअल के लिए उसे स्पिरिचुअलिटी से भरे मटेरियल की जरूरत थी, और सबसे अच्छा ऑप्शन था एक बियॉन्डर का खून। तो डेरिक यानी लिटिल सन ने टाइम वेस्ट की बिना और एक सॉफ्ट हरिकेन उठाई, अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगा लिया। उसने अपने ही खून को इंक की तरह ईस्टर की खाल करके एक मॉन्स्टे खाल पे द फूल का नाम, सिंबल्स और मैजिक लेबल्स लिखना शुरू कर दिया। जब उसने लिखना खत्म किया तो वो खाल एकदम ब्राइट रेड और मिस्टीरियस सिंबल से भर चुकी थी, जो देखने में काफी डरावनी लग रही थी। फिर उसने जल्दी से आल्टर सेटअप किया और उस खून से लिखी खाल को हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और द का ऑनरिफिक नेम दोहराना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने ये किया, सीन वापस ग्रे फॉग पर शिफ्ट हो गया। क्लेन ने देखा कि पूरा मिस्टीरियस स्पेस कांपने लगा है, और जो ग्रे फॉग हमेशा शांत रहता था वो अब बहने लगा था। लिटिल सन से जुड़ा क्रिम्सन स्टार जोर जोर से चमकने लगा और उसमें से रोशनी की लहरें निकलने लगीं। वो सारी रोशनी एक जगह जमा होकर लिटिल सन की एक ब्लरी फिगर बनाती, जो प्रेयर की पोजीशन में था, और उसके शरीर पर अभी भी एमॉन की ट्रांसपेरेंट फिगर एक सांप की तरह लिपटी हुई थी। लेकिन इस बार एमॉन का सिर ऊपर की ओर उठा हुआ था और उसका क्रिस्टल मोनोकल धीरे धीरे चमक रहा था। क्लेन को तुरंत समझ आ गया, एमॉन उस छुपे हुए कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एमॉन ने इस रिचुअल को रोका नहीं, बल्कि उसने सोचा कि वो इस मौके का फायदा उठाकर कनेक्शन को हाईजैक कर लेगा और द फूल के सोर्स तक पहुंच जाएगा। क्लेन की टेंशन और बढ़ गई। ग्रे फॉग की पावर एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन क्लेन उसे सीधे तौर पर यूज नहीं कर सकता था। उसके लिए एक और रिचुअल चाहिए, जो एक ही टाइम पर करना इम्पॉसिबल था। अब क्या करें? वो पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने रखे एक आइटम पर जाती है, सनब्रोच पर। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था इल्सन यानी डेरिक एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है और अब क्लेन को यानी मिस्टर फूल को उसे बचाना है। सिचुएशन ये थी कि क्लेन अपने ग्रे फॉग वाले सेफ स्पेस में था और वहीं से एक रिचुअल के थ्रू डेरिक की मदद करने वाला था। तो कहानी शुरू होती है क्लेन के प्लान से। वो सोचता है कि मैं अपने सन ब्रोच को एक की तरह यूज कर सकता हूँ। ये वही डार्क गोल्डन ब्रोच है जो एक सनबर्ड के शेप का है। तो क्लेन उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी पूरी स्पिरिचुअलिटी को एक भंवर की तरह घुमाकर उस मिस्टीरियस स्पेस की पावर को अपनी तरफ खींचता है। ये पावर इतनी जबरदस्त थी कि वो एक लहर की तरह सन ब्रोच की तरफ बढ़ने लगती है। अब ग्रे फॉग के ऊपर जो मिस्टीरियस स्पेस है वहां हलचल तेज हो जाती है। प्योर लाइट के छोटे छोटे डॉट्स एक साथ मिलकर क्लेन की तरफ आते हैं और उसकी स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसका असर सीधा सन ब्रोच पर दिखता है। ब्रोच एकदम से चमकने लगता है, उसकी रोशनी और भी घनी और तेज हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड्स में उस रोशनी से ट्रांसलूसेंट गोल्ड लिक्विड की बूंदें बनने लगती हैं, जैसे सोना पिघल रहा हो। ये सारा लिक्विड फटाफट एक साथ जुड़ता है और क्लेन जितने एक ही हाइट इंसानी फिगर बना लेता है। ये पूरा फिगर सोने का था, एक दम पर डिवाइन लग रहा था। यहाँ क्लवित्र और के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चलो ये काम तो कर रहा है। उसको समझ आता है कि हायर लेवल की पावर से बना हुआ सन होली वाटर किसी भगवान के दिए हुए वरदान जैसा ही पावरफुल होता है। ये सोचने के बाद क्लेन अपनी नजर वापस लिटिल सन को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार पर डालता है, जहां वो गोल्डन फिगर मदद के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्लेन को एहसास होता है कि उसके पास पूरा कंट्रोल नहीं है। ये जो मिस्टीरियस स्पेस की पावर थी वो क्लियरली उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा हाई लेवल की थी। इस वजह से वो इस गोल्डन फिगर की पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
पावर बहुत मिक्स्ड, क्योटिक और अनकंट्रोल्ड थी। अगर वो इसे ऐसे ही यूज करता तो उसे जो रिजल्ट चाहिए था उसका मुश्किल से 10% ही मिलता। अब सोचो सामने वाला दुश्मन कौन है। एमन, जो कि एंशिएंट सन गॉड का वंशज माना जाता है, फोर्थ एपोक की ट्यूडा एम्पायर की ब्लास्फेमर्स फैमिली से। भले ही ये उसकी मेन बॉडी ना हो, पर वो इतना शातिर था कि उसने सिटी ऑफ सिल्वर के हाई सीक्वेंस डेमन हंटर और पावरफुल मिस्टिकल आइटम्स को भी धोखा दे दिया था। ऐसे दुश्मन के सामने 10% पावर ही मतलब था। क्लेन को खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसका ओरिजिनल प्लान बस एक ट्राई करने का था। अगर काम नहीं बनता तो वो टेम्परेरी लिटिल सन का कनेक्शन काट देता और बाद में कोई बेहतर सॉल्यूशन ढूंढता। लेकिन यार, जब वो इतना आगे आ चुका था तो वो बेस्ट रिजल्ट चाहता था, एक ही बार में काम खत्म करना चाहता था। ऊपर से जो मिस्टर फुल का डिवाइन मुखौटा पहना हुआ था उसका भी तो सवाल था। थोड़ी तो प्राइड थी उसके अंदर, अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी थी। ये सोचकर वो मन ही मन हंसता है और आखिरी मोमेंट पर उस गोल्डन फिगर की पावर बढ़ाने का तरीका सोचने लगता है। वो सोचता है कि मेरे पास बस कुछ ही सेकंड्स है, वरना रिचुअल खत्म हो जाएगा। उसकी नज़रें तेजी से उस लंबे ब्रॉन्ज टेबल पर रखी चीजों पर घूमती हैं और उसके दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहा था, हाई लेवल। और तभी एक सीयर होने के नाते उसकी इंट्यूशन उसे एक आइटम की तरफ खींचती है। ये थी कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी, द ब्लैक एम्परर कार्ड। क्लेन के पास जितनी भी चीजें थीं उनमें से सिर्फ यही एक आइटम हाई लेवल शब्द से मैच करता था। एजिक का कॉपर व्हिसल भी था, पर क्लेन को याद था कि वो एविल गॉड के बच्चे के सामने पूरी तरह सप्रेस्ड हो गया था। क्लेन ने सोचा ब्लैक एम्परर कार्ड तो उसके अंदर की नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन नहीं रुको। उसे याद आया कि जब ओनर हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनता है कि ये कार्ड जरूरी बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के साथ रेस्पॉन्ड करता है, और इसके पास एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। मतलब इसका लेवल सच में कम नहीं है। उसने सोचा मुझे इसे लड़ाई के लिए तो यूज करना नहीं है, बस इसकी हाई लेवल अथॉरिटी से मिस्टीरियस स्पेस की क्योटिक पावर को दबाना है ताकि गोल्डन फिगर स्टेबल हो जाए। इतना ही काफी होगा। और जैसे ही क्लेन ये फैसला करके अपना हाथ ब्लैक एम्परर कार्ड की तरफ बढ़ाता है, तभी उसे अपनी आंखों के कोने से एक बेहद डरावना सीन दिखता है। लिटिल सन के क्रिम्सन स्टार से बनी परछाई के अंदर से एक सूखा हुआ हाथ, जिसमें सिर्फ हड्डी और खाल बची, धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। वो हाथ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से क्रिम्सन स्टार की बाउंड्री को पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो रियलिटी को चीर कर साइकी डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहा हो। ये एमन था। वो कनेक्शन का फायदा उठाकर बाउंड्री को फाड़ने और अपना हाथ ग्रे फॉग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि पूरे ग्रे फॉग में पहली बार अफरा तफरी मच गई। जो फॉग हमेशा शांत रहता था, उसमें अचानक से लहरें उठने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। अब सोचो, ग्रे फॉग क्लेन का पर्सनल फोर्ट्रेस है, उसकी अपनी दुनिया, और आज पहली बार को उस किले की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्लेन की आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं और वो बिना एक पल भी सोचे तुरंत ब्लैक एम्परर कार्ड उठा लेता है। जैसे ही कार्ड उसके हाथ में आता है, से तुरंत महसूस होता है कि अब वो मिस्टीरियस स्पेस की पावर से दब नहीं रहा है, बल्कि उसे कंट्रोल कर रहा है। और फिर जो हुआ वो एकदम अनबिलीवेबल था। वो गोल्डन फिगर अचानक से बहुत विशाल हो जाता है और उसकी पीठ पर एक एक करके विशाल काले पंखों के 12 पेयर्स उगाते हैं। टोटल 24 पंख। हर पंख के ऊपर डार्क और ब्राइट फेदर्स थे, जिन पर मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए थे। सोने और काले रंग का कॉन्ट्रास्ट देखने में जितना शानदार था, उतना ही खतरनाक भी। क्लेन के कंट्रोल में उस विशाल फिगर ने अपने पंख फैला और पूरे पैलेस के गुंबद को ढक लिया। और फिर बिना किसी आवाज के वो पवित्र लेकिन करप्टेड लाइट और डार्कनेस का फिगर आगे बढ़ा और लिटिल सन के मैनिफेस्टेशन के साथ ओवरलैप हो गया। लाइट और शैडो एक दूसरे से टकराई और एक जोरदार हवा चारों तरफ फैल गई। वो सूखा हुआ हाथ जो बाउंड्री को पकड़े हुए था, बेकाबू होकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो ऐसा था जैसे कोई चट्टान से गिरता हुआ आदमी किसी पत्थर को पकड़ ले और मरते दम तो उसे छोड़ना ना चाहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अजीब सी आवाज के साथ लाइट और डार्कनेस पूरी तरह से फट पड़े। उस सूखे हाथ की पकड़ आखिरकार छूट गई और वो नीचे गिरते हुए टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद ग्रे फॉग और मिस्टीरियस स्पेस वापस शांत हो गए, जैसे हजारों सालों से वहां कोई आया ही न हो। क्लेन ने चैन की सांस ली। उसने फिर वो पूरी घटना कि कैसे एमन ने उसे पैरासाइट की तरह पकड़ रखा था, उसकी इमेज बनाकर लिटिल सन के मैनिफेस्टेशन की तरफ फेंक दी, ताकि डेरिक को पूरी सच्चाई पता चल सके। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक के घर पर। डेरिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जागा भी हुआ है और कहीं तैर भी रहा है। उसे अजीब शेप्स की परछाइयां दिख रही थी, अलग अलग रंगों की लाइट दिख रही थी जिसमें बेशुमार नॉलेज थी, और एक विशाल गोल्डन फिगर दिख रहा था जो सब पर नजर रखे हुए था। ये फिगर मिस्टर फूल के बगल में घने ग्रे फॉग में खड़ा था और उसकी पीठ पर 12 जोड़ी विशाल डार्क मिस्टीरियस पंख थे। डेरिक का शरीर और मन एकदम गर्म और प्योर फील कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे समझ आ गया हो कि सनलाइट क्या होती है। उसने होली वाटर क्रिएशन और एविल स्पिरिट्स को भगाने का नॉलेज भी सीख लिया था। ये एक नशीला सोल बॉडी एक्सपीरियंस था, जैसे वो अपने बचपन के सबसे बेफिक्र दिनों में लौट गया हो। जब सब कुछ खत्म हुआ, उसे अपने कमरे का सिंपल फर्नीचर दिखा। तब जाकर वो होश में है। वो सोचता है, क्या यही वो सीक्रेट डीड रिचुअल है जिसके बारे में किताबों में लिखा है? 2000 सालों से सिटी ऑफ सिल्वर में कोई भी इसे सक्सेसफुली नहीं कर पाया। ये सोचते ही डेरिक की उदासी, अकेलापन कम हो गया और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई।
तो मिस्टर फूल का एक्सपेरिमेंट बस ये कंफर्म करने के लिए था कि हमारे सिटी ऑफ सिल्वर के एनवायरनमेंट में रिचुअल हो सकता है या नहीं, और वो सारा नॉलेज मुझे पेमेंट के तौर पर मिला। ये सोचकर उसने सिर झुकाया और बहुत सम्मान से कहा, थैंक यू मिस्टर फूल। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने ग्रे व्हाइट फॉग छा जाता है, जिसके सेंटर में मिस्टर फूल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। और फिर डेरिक ने खुद को देखा, जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इल्यूजनरी शैडो लिपटा हुआ था। उस शैडो ने एक क्लासिक ब्लैक रोब, एक पॉइंटेड हेड, एक क्रिस्टल मोनोकल पहना हुआ था, और वो एक अजगर की तरह उसके शरीर से लिपटा हुआ था। ये मन मरा नहीं था, वो मेरे स्पिरिट बॉडी पर पैरासाइट बनकर रह रहा था। डेरिक की आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती हैं। उसे समझ आता है कि मिस्टर फूल ने नोटिस किया और उसे खत्म कर दिया। ये एहसास होते ही उसका धड़कता हुआ दिल शांत हुआ, लेकिन डर के मारे उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने तुरंत माइथोलॉजी कोर्स में सिखाए गए शब्दों में कजय हो, माइटी मिस्टर फूल। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जो सबसे ज्यादा डरावना है। कहीं दूर गहरे अंधेरे में बिजली कड़कती है और आसपास का नजारा रोशन होता है। ये एक मैदान था जिसमें गहरी खाइयां थीं और एक नीले काले रंग का सिंगाइट जायंट बेहोशी में घूम रहा था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी और उसके शरीर से ग्रे येलो गैस निकल रही थी। और उसके पैरों के नीचे मैदान की सबसे गहरी खाई के किनारे पर एक फिगर खड़ा था। बिजली की रोशनी में दिखता है कि वो फिगर एक ब्लैक क्लासिक रोब और पॉइंटेड हेड पहने हुए है। उसके घुंघराले काले बाल, काली आंखें और चौड़ा माथा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा फैंटम डेरिक ने देखा था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने क्रिस्टल मोनोकल को एडजस्ट किया और फिर अपना सिर बाईं ओर घुमाकर दूर कहीं देखा, और फिर वो धीरे से फुस्साया जैसा सोचा था। एक पल रुकने के बाद अभी मुस्कुराया। उसने दो शब्द कैद फूल, और ये कहने से पहले ही वो अपने सामने वाली खाई में कूद गया। उसी पल बिजली चली गई और दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। उधर क्लेन फेटल थ्रेट को खत्म करने के बाद रियल वर्ल्ड में लौटता है और उसे अपनी सीक्वेंस एडवांस करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। वो सोचता है, मैंने जिस एमन को खत्म किया वो उसकी मेन बॉडी नहीं थी। अगर वो सच में ग्रे फॉग में इंटरेस्टेड है तो वो जल्द ही सिटी ऑफ सिल्वर लौटेगा। एक मामूली क्लो इतना अजीब और भयानक था, तो उसकी मेन बॉडी कितनी पावरफुल होगी। इसलिए क्लेन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द मैजिशियन प्रिंसिपल्स को खत्म करके एडवांस होना होगा, ताकि मैं ग्रे फॉग को और बेहतर तरीके से समझ सकूं और यूज कर सकूं। ये लड़ाई जीतने के बाद भी रिलैक्स नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि असली गेम तो अब शुरू हुआ है। तो पिछले चैप्टर के बाद क्लेन अब मैजिशियन के एक्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सोच रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया कि मैजिशियन के बाकी प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसने पहले भी एक पॉइंट सोचा था कि परफॉर्मेंस के ऑडियंस का होना या ना होना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ऑडियंस हो तो डाइजेशन फास्ट होता है, लेकिन उसको लगा सिर्फ इतना काफी नहीं है, कुछ तो और भी है। और यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक पुरानी बात आई। जब वो सीयर था तो जब लोग उसके एक सच्चा फॉर्चून टेलर मानते थे और उसकी तारीफ करते थे, तो उसको ऐसी फीलिंग आती थी जैसे पोषण डाइजेस्ट होने की स्पीड बढ़ गई हो। लेकिन तब उसने सोचा कि लोगों का फीडबैक डायरेक्ट कॉज नहीं है। मतलब अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा तो लोग तारीफ करेंगे ही और डाइजेशन भी फास्ट होगा। दोनों चीजें एक ही चीज का रिजल्ट हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब जब वो मैजिशियन बन गया है तो ऑडियंस से तालियां मिलने का ऑप्शन सामने आया है। तो उसने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि कुछ परफॉर्मेंसेस को सच में फीडबैक की जरूरत होती है? क्या लोगों का नजरिया सच में पोषण डाइजेशन पे असर डाल सकता है? यहाँ से उसकी सोच आगे बढ़ी। और भाई, यहाँ उसने एक ऐसी बात सोच ली जो सुन के किसी भी चर्च वाले के कान खड़े हो जाएं। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो क्या जो 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स हैं जो अपने चर्चेस बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ते हैं, क्या वो भी इसका एक पार्ट है? मतलब क्या वो भी एक तरह से एक्ट कर रहे हैं और फॉलोअर्स का फीडबैक उनके लिए जरूरी है? भाई, ये तो ऐसी साइकोलॉजिस्ट थॉट थी ना, मतलब सीधा गॉड्स के सम पर ही सवाल उठा दिया। क्लेन को भी लगा कि भाई, मैं सच में दिल से पूजा करने वाला उनकी तारीफ करूंगा, पर अंधा विश्वास नहीं। उसने जल्दी से अपनी थॉट प्रोसेस चेंज की। फिर उसने सीयर, क्लाउन और मैजिशियन रोल्स को कंपेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने कहा, क्या मैजिशियन को परफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है? मतलब खुद से आगे बढ़कर परफॉर्म करना, सीयर या क्लाउन की तरह पैसिव नहीं रहना। ये बात फेट के पर्सपेक्टिव से भी फिट बैठती है। देखो, सीयर फेट की इज्जत करता है, क्लाउन को फेट हमेशा परेशान करता है, पर वो फिर भी हंसता रहता है। और फाइनली मैजिशियन, जो आगे बढ़कर फेट को चैलेंज करता है, भले ही उसका रिजल्ट असली ना हो, एक धोखा हो, पर वो अपनी डिसेप्शन से ऑडियंस की तालियां तो ले ही जाता है। ये थॉट क्लेन को काफी सॉलिड लगी, तो उसने प्लान बनाया कि अब वो इनिशिएटिव लेकर फॉर करने की कोशिश करेगा, पर शुरू कहां से करे? कोई ऐसी चीज जो ज्यादा डेंजरस ना हो। तभी उसको फादर उत्रावस्की द्वारा कैद किए गए उस वैम्पायर एमलिन वाइट का केस याद आया। उसने सोचा, हाँ, यही आजमाते हैं। लेकिन पहले उसको कंफर्म करना था कि एमलिन के साथी न्यूमन्स कानून तोड़ने वाले तो नहीं हैं, और एमलिन के दोस्त रहते कहाँ थे उसे ठीक से याद नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो डिविनेशन करके अपनी मेमोरी जॉग करेगा और ये भी चेक करेगा कि इस काम में कितना खतरा है। अब देखो, नॉर्मल क्लेन कभी भी ऐसे मामले में नहीं पड़ता जिसका उससे कोई लेना देना ना हो। ये उसके कैरेक्टर में ही नहीं था। लेकिन एक्टिंग करने के लिए
पोषण डाइजेस्ट करने के लिए उसे खुद को फोर्स करना पड़ रहा था। तभी उसको एक फनी थॉट आई कि यार मेरे लिए तो ये फिर भी आसान है। सोचो एक स्ट्रेट लड़के को विच या डिमोनेस ऑफ प्लेजर की एक्टिंग करनी पड़े तो क्या हाल होगा। और इस मोमेंट पर उसको सिटी ऑफ सिल्वर की वो लाइन समझ आई, यू आर ओनली एक्टिंग, मतलब तुम कैरेक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। चलो अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर। वहां टॉप स्पायर के एक अंधेरे कमरे में 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कॉलिन इयर्ड खड़े थे। वो नीचे अंधेरे और बिजली से घिलवर सिटी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक अंधेरे कोने की तरफ मुड़े और पूछा, कुछ पता चला? उस कोने से एक शैडो निकली और उसने मेटल की रगड़ जैसी आवाज में जवाब दिया। शैडो ने बताया कि डेरिक बर्ग के घर लौटने के बाद उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखी हैं, पर अभी इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन ये थी कि चीफ कॉलिन को शक था कि मामला अभी खत्म नहीं। हिसाब से वो मिस्टीरियस फिगर एमन इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। एक्सप्लोरेटरी टीम का अचानक कंट्रोल खो देता है और वो मिस्टीरियस फिगर पूरे 42 साल वेट करने के बाद अचानक एक्शन लेता है बिना किसी परवाह के। ये सब चीफ कॉलिन को अजीब लग रहा था। उनको लगा कि ये सब मिस्टीरियस आदमी की प्लानिंग का हिस्सा था और उसके पास कोई फॉलो अप प्लान जरूर होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर डेरिक को घर जाने दिया, बट सीक्रेटली उस पर नजर रखने के लिए एक बंदे को भेज दिया था। तो उस शैडो ने रिपोर्ट किया। डेरिक कमरे में जाते ही बेड के किनारे बैठकर काफी देर तक खुद से बातें करता रहा। मैं ज्यादा पास नहीं जा सका, इसलिए साफ सुनाई नहीं दिया, पर खुद से बात करना ही एबनॉर्मल साइन है। उसके बाद डेरिक बहुत थक गया और सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक उठा और उसने एक रिचुअल किया। मुझे लगता है कि वो अपने होश में नहीं था और उसको मिस्टीरियस आदमी कंट्रोल कर रहा था। और हाँ, उस रिचुअल में सीक्रेट डीड के एलिमेंट्स थे। चीफ कॉलिन का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा, जैसा सोचा था, शायद वो इस तरह से अपने मेन बॉडी से कम्युनिकेट कर रहा था। आखिर उसका मकसद क्या है? उसने स्पायर के नीचे इतने साल शांति से क्यों गुजारे? शैडो ने आगे बताया, रिचुअल के बाद डेरिक नॉर्मल बिहेव करने लगा। उसने पूछा कि क्या अभी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टीरियस पर्सन की मेन बॉडी यहां आ गई तो शायद वो लोग उसे हैंडल ना कर पाएं। कॉलिन कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोले, अभी ऑब्जर्वेशन जारी रखो। उसने अभी तक कोई दुश्मनी नहीं दिखाई है, तो हमारा रिएक्शन भी ज्यादा इंटेंस नहीं हो सकता। फिर उन्होंने आगे एक प्रोफेसी का जिक्र किया कि डिजास्टर का टाइम नजदीक आ रहा है। ठीक उसी वक्त डेरिक के घर में डेरिक को जोर से खांसी आने लगी, इतनी तेज कि लगा दिल बाहर आ जाएगा। कफ कफ और खांसते खांसते उसके गले से कुछ बाहर निकला। स्प्लैट, एक ट्रांसलूसेंट उंगली जैसा मोटा और लंबा कीड़ा जमीन पर गिरा। उसके बॉडी पर ट्रांसपेरेंट रिंग्स बने हुए थे। डेरिक ने ऐसा कीड़ा पहले स्पायर के नीचे देखा था। उसे पता था यमन से जुड़ा है। उसने उस कीड़े को उठाया और उस पर रिंग्स गिने, पूरे 12 रिंग्स थे। अब डेरिक सोच में पड़ गया, ये क्या है, इसका क्या काम है? ये तो मरा हुआ लग रहा है। और अब हमारा फाइनल सीन लोएन किंगडम के नॉर्थ में विंटर काउंटी। यहाँ चर्च ऑफ एवरनाइट का हेडक्वार्टर्स था। कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी, बर्फ से ढके पहाड़ के बीच एक बड़ा सा गोथिक कैथेड्रल। यहाँ हमारे लियोनार्ड मिचेल थे, रेड ग्लव्स पहने, ब्लैक ट्रेंच कोट में। वो अभी अभी प्रमोट हुए थे और स्टेबलाइज हो रहे थे। उन्हें अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं मिला था, बस ट्रेनिंग और क्लासेज चल रही थीं। वो एक कोने से मुड़े तो उन्होंने देखा कैप्टन डनस्मिथ और बुकिश लुक वाला क्लेन मोरेटी वॉडे मुस्कुरा रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लियोनार्ड ने एक लंबी सांस ली और सोचा, मेरी मेमोरी भी कितनी खराब हो गई है। मैं भूल ही गया था कि तुम दोनों अब इस दुनिया में नहीं हो। यार, ये सीन काफी इमोशनल था। उसने अपना ध्यान हटाया और नीचे फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे कमरे में गया। वहां कुछ और रेड ग्लव्स बैठे थे। लियोनार्ड भी एक जगह बैठ गया और अपने दोस्तों से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक हाई रैंकिंग डीकन क्रेस्टेड सेसिमिर अंदर आए। उन्होंने क्लास शुरू की। आज की क्लास में हम आपको कुछ जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे। रेड ग्लव्स होने के नाते आप अलग अलग जगह जाएंगे और आपका सामना डेंजरस हाई सीक्वेंस बेउंडर से हो सकता है। उन्होंने पहला पॉइंट बताया, अगर उनका इरादा साफ है कि वो आपको मारना चाहते हैं तो आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने पीछे कोई निशान छोड़ दे ताकि बाद के इन्वेस्टिगेटर्स को क्लूज मिल सकें। लेकिन ज्यादातर टाइम हाई सीक्वेंस बेउंडर सीधा अटैक नहीं करते, वो अलग अलग तरीकों से आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। आपको अलर्ट रहना होगा। हमने कुछ कॉमन केसेस समराइज किए हैं। लियोनार्ड पीछे बैठा मुस्कुराते हुए बहुत ध्यान से सुन रहा था। आखिर उसका दुश्मन भी एक हाई सीक्वेंस बेउंडर ही था। सेसिमिर ने आगे बताया, पहला केस कुछ हाई सीक्वेंस बेउंडर छुपे हुए अस्तित्व होने का नाटक करते हैं। वो आपको प्रोमिसेस देंगे, उम्मीद देंगे ताकि आप उनका नाम या डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगो। दूसरा केस, कुछ हाई सीक्वेंस बेउंडर किसी सील्ड स्टेट में कैद हो सकते हैं। वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो कोई मिस्टिकल आइटम हो जो आपकी मदद कर सकता है, जैसे एक मैजिक लैंप जो 3 विशेष पूरी करे, एक विशिंग पोंड। और फिर आया तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस। तीसरा केस एक हाई सीक्वेंस पोशन से जुड़ा है जिसका नाम है पैरासाइट। ये लोग अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी खो दी है और अब वो सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट बॉडी के साथ ही जिंदा रह सकते हैं। वो कहेंगे कि वो तुम पर निर्भर हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
बदले में वो तुम्हें नॉलेज देंगे, फार्मूला देंगे, हर तरह के फायदे देंगे और उम्मीद करेंगे तुम पावरफुल बन जाओ ताकि एक दिन तुम उनकी बॉडी बनाने में या उनका बदला लेने में मदद कर सको। सेसिमिर ने 2 सेकंड का और फिर सच्चाई बताई। लेकिन असल में जिन बेयोंडर्स के साथ पैरासाइट होता है वो सिर्फ उस पैरासाइट के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। तुम उनकी लाइफ बढ़ाते हो और उनकी कंडीशन अच्छी करते हो और बदले में तुम्हारा अंत होता है। ये सुनते ही लियोनार्ड, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसको सब समझ आ गया था। उसको पालेस ज़ोरोआस्ट्र की याद आ गई थी और यहीं पे चैप्टर एंड होता है एक मैसिव क्लिफहैंगर के साथ। मतलब अब लियोनार्ड के दिमाग में शक का बीज बो दिया गया है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी से। रात का टाइम है और आसमान में क्रिम्सन मून चमक रहा है जिसकी वजह से पूरा माहौल काफी ठंडा और मिस्टीरियस लग रहा है। सीन आता है लियोनार्ड के सिंगल रूम का, जहां वो एंटर करता है और आते ही अपने रेड ग्लव्स उतारकर एक लकड़ी की टेबल पर फेंक देता है। उसका चेहरा बहुत ही सीरियस था। वो आकर सीधा पैटर्न वाले ग्लास विंडो के सामने बैठ जाता है और मूनलाइट सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी जिससे उसका चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। लगभग 10 सेकंड की खामोशी के बाद लियोनार्ड ऑलमोस्ट अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो तुम एक आवाज में गुस्सा, टेंशन, कंफ्यूजन और डर सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है क्योंकि अब तक वो इस सच को अवॉइड कर रहा था, पर अब उसने फाइनली से फेस करने का फैसला कर लिया था। और पलक झपकते ही उसके दिमाग में वही पुरानी बूढ़ी आवाज गूंजती है कि तुम ऐसा कह सकते हो। कितना कैजुअल और काम रेस्पॉन्स था, जैसे कोई बड़ी बात ही न हो। इससे लियोनार्ड का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सीधे पॉइंट पर आता है। वो पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम पैरासाइट बनकर धीरे धीरे मेरी लाइफ खत्म कर रहे हो, या तुम बस वेट कर रहे हो कि मैं स्ट्रांग बनूं और फिर तुम मेरी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को खा जाओगे, जैसे कोई ह्यूमनॉइड पोषण उगा रहा हो? इस पर वो बूढ़ी आवाज हंसती है और यहां से वो लियोनार्ड को एक तरह से आईना दिखाता है। वो कहता है, मैं तो तुम्हारा फॉर्चूनस एनकाउंटर हूं। क्या तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं लगता था? तुम्हें लगता था कि तुम यूनिक हो, इस एरा के प्रोटेगनिस्ट हो। मतलब सीधा उसके ईगो पर अटैक किया। फिर वो आगे कहता है, तुम जितना दिखाते हो उतने एरोगेंट हो नहीं, तुम अंदर से मुझसे डरते थे। जब मैं तुम्हें एक्टिंग मेथड सिखाया तो तुमने उस पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया, बस सुपरफिशियली ट्राई किया। तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया उसे डाइजेस्ट करने में और उसे छुपाया भी। तुमने नाइटमेयर पोशन को परस्यू नहीं किया। यहाँ पे वो पैरासाइट लियोनार्ड की पूरी साइकोलॉजी खोलकर रख देता है कि वो बाहर से भले ही कितना कॉन्फिडेंट दिखे, अंदर से वो हमेशा डरा हुआ था। वो उसे ताना मारते हुए कहता है, सिर्फ जब तुम ट्रू क्रिएटर के उस फॉलोअर से मिले और तुम्हें मुंह की खानी पड़ी, तभी तुम सीक्वेंस 7 में एडवांस करने को तैयार हुए। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है, लियोनार्ड ध्यान से सोचो, क्या मुझे चर्च ऑफ एवरनाइट के बारे में नहीं पता होगा? जब मैं उनसे डील करता था तब तो तुम्हारा ये सो कॉल्ड कैनिस पैदा भी नहीं हुआ था। क्या मुझे नहीं पता कि चर्च को पैरासाइट्स के बारे में मालूम है? या ये नहीं पता होगा कि रेड ग्लव्स के पास हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की इन्फिल्ट्रेशन रोकने के सीक्रेट्स हैं? लेकिन क्या मैंने तुम्हें कभी रेड ग्लव्स ज्वाइन करने से रोका? ये पॉइंट बहुत सॉलिड था। पैरासाइट कह रहा है कि अगर वो चर्च का दुश्मन होता तो वो लियोनार्ड को चर्च के इतने अंदर जाने ही क्यों देता? लियोनार्ड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि इस बात में दम है। फिर वो पैरासाइट आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? नहीं, राइट। मैं अभी कम से कम 100 साल और जी सकता हूँ। मुझे अपने होस्ट की लाइफ लेने की कोई जल्दी नहीं है। और जहां तक तुम्हारी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की बात, हम दोनों के पाथवे भी सिमिलर नहीं है। अगर मैं उसे निगलता हूं तो वो जहर पीने जैसा होगा, जिससे मैं आधा पागल हो जाऊंगा और मेरे लूजिंग कंट्रोल का चांस बढ़ जाएगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? एवरनाइट का पाथवे जायंट और डेथ के ग्रुप का है, जबकि मेरा बियॉन्डर पाथवे अप्रेंटिस और सीयर का गोल रखता है। ये सुनकर लियोनार्ड थोड़ा शांत होता है। वो पूछता है, तो तुम्हारा असली मकसद क्या है? वो बूढ़ी आवाज ठंडी सांस लेकर कहती है, मैं बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था और मुझे धीरे धीरे रिकवर करने के कोशिश है, और साथ ही मुझे एक बहुत भयानक दुश्मन से छिपना है। इसके लिए नाइट हॉक्स और चर्च ऑफ एवरनाइट एक अच्छी जगह है। लियोनार्ड को थोड़ी तसल्ली होती है, पर वो फिर भी डरता है। वो पूछता है, तुम्हें आर्कबिशप्स या दूसरे सील्ड आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर कर लेंगे? इस पर वो आवाज कहती है, जब तक तुम एक हाई रैंकिंग डीकन नहीं बन जाते और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के कांटेक्ट में नहीं आते, तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक तो मैं शायद रिकवर होकर अपनी जर्नी पर निकल चुल। लियोनार्ड आखिर में मेन सवाल पूछता है, तुम्हारा वो भयानक दुश्मन है कौन? इस पर वो बूढ़ी आवाज हंसती है और कहती है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर उसका लास्ट। लियोनार्ड पूछता है, क्या है? और अब जो नाम आने वाला है वो इस पूरी स्टोरी के सबसे बड़े विलेंस में से एक है। वो आवाज अचानक बहुत डीप और सीरियस हो जाती है और कहती है, एमॉन। बस, और इसी खतरनाक नाम के साथ ये सीन यही खत्म हो जाता है। चलो अब सीन शिफ्ट करते हैं और लियोनार्ड की टेंशन से बाहर आते हैं। हम आते हैं क्लेन के पास, जो ब्रिज के साउथ में 46 रिवर बे एवेन्यू पर है। यहाँ वो एक मिशन पर है वैम्पायर अमलिन वाइट के पार्टनर्स के बारे में पता लगाने, और यहाँ क्लेन का मैजिशियन वाला रूप देखने को मिलता है।
वो एक पुलिस ऑफिसर के ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म में है, पर ये यूनिफॉर्म असली नहीं है। उसने अपने नॉर्मल कपड़ों पर हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट्स डाले हैं। एक मैजिशियन को ऐसा ही करना चाहिए। उसका प्लान यह है कि वो एमलिन के पड़ोसियों से पूछताछ करेगा। वो सीधे 48 रिवर बे एवेन्यू नहीं जा रहा, क्योंकि उसका मानना है कि एमलिन के साथी, जो कि नॉन ह्यूमन है, अब तक वहां से भाग चुके होंगे। और ये काफी स्मार्ट डिडक्शन है, क्योंकि अगर उनका एक साथी कई दिनों तक गायब रहे तो वो उसी जगह पर वेट तो नहीं करेंगे। तो वो 46 नंबर के घर की डोरबेल बजाता है और एक मेड दरवाजा खोलती है। क्लेन पूरे एटीट्यूड में एक लो रैंकिंग पुलिस वाले की तरह कहता है कि उसे घर के मालिक से बात करनी है। घर का मालिक आता है और घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ। क्लेन सीधा कहता है, तुम्हारे पड़ोसी जो 48 नंबर में रहते थे, वो एक केस में इन्वॉल्व है। तुम्हें उनके बारे में जो भी पता है बताओ। इस पर वो आदमी कहता है, ओह, तभी वो लोग 1 महीने पहले इतनी जल्दबाजी में घर छोड़कर चले गए। यहाँ क्लेन का शक कंफर्म हो जाता है। वो आदमी बताता है कि मिस्टर वाइक बहुत अच्छे फिजिशियन थे जो ब्लडलेटिंग थेरेपी में एक्सपर्ट थे। क्लेन के दिमाग की घंटी बज थेरेपी है। ये तो इन वैम्पायर्स का फूड कलेक्ट करने का तरीका था। मतलब पेशेंट्स इलाज के लिए आते थे और ये लोग उनका खून निकाल लेते थे और बदले में अपनी दवाइयां देते थे, जिससे वो ठीक हो जाते थे। कितना इनोवेटिव और लॉ अबाइडिंग तरीका है खून जमा करने का। क्लेन भी मन में सोचता है, वाह, क्या कानून का पालन करने वाले मॉन्स्टर्स हैं। वो आदमी आगे बताता है कि मिस्टर और मिसेज व्हाइट बहुत अच्छे लोग थे, पर उनका बेटा एमलिन थोड़ा अजीब था। हमेशा चुप रहता था और घर में ही छिपा रहता था। क्लेन एक एक करके सभी पड़ोसियों से पूछता और सबके मुंह से व्हाइट फैमिली के लिए तारीफ ही सुनता है। उसे यकीन नहीं होता कि वैम्पायर्स इतने अच्छे भी हो सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन के लिए वो डिविनेशन करता है और जब खतरे का कोई साइन नहीं मिलता तो वो सीधे 48 रिवर बे एवेन्यू वाले घर में घुस जाता है। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जिससे पता चलता है कि वो लोग कितनी जल्दी में निकले थे। वो स्टडी में देखता है तो वहां जड़ी बूटियों पर कुछ कीमती किताबें भी मिलती हैं। फिर क्लेन एक बेडरूम में एंटर करता है और वहां उसे कुछ ब्लैक शेडोज दिखते हैं। एक पल के लिए तो वो बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि उस पर एम्बुश हुआ है। वो अपनी उंगलियां स्नैप करने ही वाला था कि उसे रियलाइज हुआ कि कोई अटैक नहीं हो रहा। जैसे ही क्रिम्सन मून की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, उसे असलियत दिखती है। वो ब्लैक शेडोज किसी इंसान या मॉन्स्टर के नहीं थे, वो डॉल्स थीं। हर साइज की डॉल्स, छोटी से लेकर क्लेन की हाइट तक की एक बड़ी डॉल भी थी। ये सारी डॉल्स बहुत लाइफ लाइक थीं। एक डॉल ने तो गॉर्जियस लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी और दूसरी ने सिल्वर बॉडी आर्मर। और तब क्लेन को रियलाइज होता है, एक वैम्पायर जो डॉल्स का शौकीन है, मतलब एक वैम्पायर की हॉबी डॉल्स कलेक्ट करना है। ये कितना वियर्ड और फनी है। और इसी कॉमिकल नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।